अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो, एपिसोड 19। हम काफ़ी दूर निकल आए तो सोनीता ने कहा, तुम्हारे पास कार नहीं है? नहीं सोनीता, हम परदेसी हैं, कार वार हमारे पास मौजूद नहीं। तो फिर टैक्सी कर लें? कहाँ चलोगी? यहाँ से कहीं और, किसी पुरसुकून गोशे में, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। मेरा ख्याल है कोई पुरसुकून गोशा तलाश करना मुश्किल काम होगा। क्यों? बस यूं ही, हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। और फिर क्या? बस सुनीता, वैसे ही मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा। सलाबो बड़ी सादतमंदी और खामोशी से हमारे साथ चल रहा था। फिर उसने इस मामले में दखल अंदाजी की। तुम हमें कोई ऐसी जगह बताओ सोनीता, जहां हम सुकून से बैठ सकें। मैं क्या कहूँ? मेरे फ्लैट पर चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे, आओ, मैंने कहा और सोनीता तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद हमने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल पड़े। एक बड़ी सी बिल्डिंग में 3 कमरों का छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लैट था। मामूली सा फर्नीचर यहाँ मौजूद था, लेकिन हर चीज साफ सुथरी और स्टाइलिश। इससे सोनीता की साफ तबीयत का अंदाजा होता था। उसने हमें ड्राइंग रूम में बैठाया और फिर कहने लगी, अगर इजाजत हो तो मैं लिबास तब्दील कर रहा हूँ। तकल्लुफात नहीं सोनीता, हम तुम्हारे मेहमान हैं, मैंने कहा और वो बाहर निकल गई। सलाबो मेरी तरफ देखकर पुरख्याल अंदाज में मुस्कुरा रहा था। क्यों, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ लुत्फ आ रहा है यार इन तमाम बातों में, और तुम्हें देखकर तो तबीयत भाग भाग हुई जा रही है। यार सलाबो, एक बात कहूं? मैंने उसे घूरते हुए कहा। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सलाबो, तुम बहुत अच्छी फितरत के इंसान हो। मैं बारहा देख चुका हूं कि लड़कियों की मैयत में तुम खास से खुश रहते हो। जिंदगी के जिन रास्तों को तुम पसंद करते हो, पता नहीं क्यों, वो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरते। ये पेशावर लड़की है, पता नहीं कितने इंसानों से इसकी दोस्ती रही होगी, लेकिन जिस तबीयत की मालिक है उससे ज़रा इससे अपनायत और उनसियत सी महसूस होती है। हमें इत्तफाकियत तौर पर मिली, लेकिन इस तरह हमसे घुल मिल गई जैसे हम में से एक थी। इन हालात में क्या तुम वो तमाम बातें पसंद करोगे जो किसी न किसी ज़मीर को दागदार कर देती हैं? फिर फजूल बातों में पड़ गई यार। आखिर वो किस लिए हमारे पास आई थी? कुछ अंदाज़ा लगाया तुमने? लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे नज़रअंदाज करते हो। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से वापस चलें? नहीं, हमें दोस्तों की ज़रूरत है। कितने दोस्त पालोगे? वो लड़की गुलशी भी हमारी दोस्त थी, उसने भी हमें एक रात अपने मकान में पनाह दी थी और दूसरी सुबह मुसीबत का शिकार हो गई, और अब ये लड़की है। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, सलाबो बोला और फिर कहने लगा, खैर अगर तुम इसे दोस्त बनाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए यही जगह मुनासिब है। हाँ, ये दूसरी बात है, मैंने जवाब दिया और फिर मेरे होंठों पर एक बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। क्यों, अब क्या सोचने लगे तुम? सलाबो ने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें अचानक क्या हो गया था, मैंडोलिन को मक्खन क्यों लगाने लगे थे? यार कोई खास बात नहीं, बस मुझे वो आदमी अच्छा लगा। और फिर क्या ख्याल है कि क्यों ना इस गधे को मजीद गधा बनाया जाए? तुम्हें याद है गुलशी ने भी उसका नाम लिया था? हाँ, 100% याद है। मेरा ख्याल है ये वही शख्स है। अगर हम इसके लिए कोई ऐसी अच्छी शख्सियत इख्तियार कर जाते हैं तो क्या हर्ज है? बेचारी गुलशी ने भी तो यही सोचा था, काम करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। बात वही आ जाती है सलाबो, कि जब हमारे सामने कोई मंजिल नहीं है तो छोटी छोटी जगह हमें नजर आती हैं, वहीं क्या हम करते क्यों ना चलें? ठीक है भाई, ठीक है, जैसे तुम पसंद करो। मैंने इतना कहा था कि लड़की अंदर आई। उसने एक इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, बस सादा सा घरेलू लिबास, जबकि हमारा ख्याल था कि वो हमारी जेब में दौलत देख चुकी है, इतनी दौलत जो उसके तसव्वुर से भी बाहर है। इन हालात में हमें लुभाने की कोशिश भरपूर तरीके से करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहने लगी, खाना तो हम लोग खा चुकी हैं, अब ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बंदोबस्त करूं? मसलन सोनीता, क्या बंदोबस्त कर सकती हो तुम? जो तुम चाहो, शराब या कुछ और चीज? तौबा तौबा, शराब से तो हम बहुत दूर हैं। तो फिर कोई मशरूब ले आती हूँ, या अगर तुम लोग कॉफी पीना चाहो तो। हाँ, कॉफी ही ले आओ। वैसे इस फ्लैट में तुम तन्हा रहती हो? मैंने पूछा। तुमने देखा था कि मैंने ही ताला खोला था, सोनीता ने आस्था से जवाब दिया। एक और सवाल करूं सोनीता? मैंने पूछा। करो ना, मगर ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। वो उठी और बाहर निकल गई। सलाबो आराम कुर्सी पर दराज दोनों पांव हिला रहा था। उसने मेरी जानिब देखा और ख्वामखा मुस्कुरा दिया। क्यों क्यों मुस्कुरा रहे हो? कमाल है यार, तुमने तो कर्फ्यू लगा रखा है मुझ पर। क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? भाई ठीक ही देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं कि तुम खुद तो गड़बड़ हो, मुझे भी खराब किए दे रहे हो। खराब कर रहा हूं तुम्हें? हाँ और क्या, जिंदगी की तफरीहात में हिस्सा भी नहीं लेने देते। किसके लिए इस तरह उदास हो जाते हो? किससे मुतासिर हो जाते हो? कोई तुक है? जब देखो मुसल्ला कौम। तुम्हारे साथ तो मैं आजिज आ गया हूं। ऐसी बातें मत करो सलाबो, जिंदगी में बाज़ अक़दार को होना ही चाहिए, हर शय मसल देने के लिए नहीं होती।
अच्छा अच्छा, खामोश हो जाओ, वो आ रही है। थोड़ी देर के बाद सोनीता वापस आ गई। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें कॉफी के बर्तन सजे हुए थे। उसने हमें कॉफी पेश कर दी। बड़ी संजीदा नजर आ रही थी। सोनीता, हमें सवाल पूछना है। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम कौन हो? सोनीता हूँ। हम तक क्यों पहुंची थी तुम जानते हो? सोनीता ने आस्था से कहा। क्या मतलब? पेशेवर हूँ। शिकार फांसना और उनसे कुछ हासिल करके अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाना मेरा पेशा है। सिर्फ यही मशगला है तुम्हारा? हाँ सिर्फ यही। इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं करती? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम चेहरे से पेशावर नहीं मालूम होती। ये मेरी बदकिस्मती है। ये बदकिस्मती तो नहीं कही जा सकती। तुम कुछ और कारोबार भी कर सकती हो। नसीहतें करोगे मुझे? वो कॉफी का बड़ा सा घोंट लेकर कहने लगी। नहीं, बस पता नहीं क्यों तुम अच्छी लगी हो। दिल नहीं चाहता कि तुम्हें वो समझे जो मुआशरे के लिए बदनुमा होता है। तुम्हारी मर्जी है, जो कुछ भी समझो। हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। कोई खास बात नहीं। 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर एक हादसे का शिकार हो गया, शादी के सिर्फ 2 माह के बाद ही। हमारा और कोई नहीं था, मैं तनहा थी। इसके बाद मैंने बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किए। सेल्समैनी की और कई मुलाजमतें की, लेकिन हर जगह कोई ना कोई इस अंदाज का आदमी मिलता। मुझे सिर्फ तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता, जो बहुत मामूली और मुख्तसर थी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरी शक्ल सूरत में दिलचस्पी लेते थे, और मैं इनके हाथों से न बच सकी। फिर मैंने सोचा, जब जिंदगी इसी अंदाज में गुजारनी है तो फिर मुलाजमत क्यों की जाए। हालात से मजबूर होकर मैं इन रास्तों पर आ गई, और अब उसने गर्दन झुका ली। सोनीता, तुम अगर चाहो तो एक बाइज्जत जिंदगी बसर कर सकती हो। वो कैसे? सोनीता ने सवाल किया। कोई छोटी मोटी दुकान खोलकर, कोई छोटा मोटा सा कारोबार करके। हाँ, वही बात की ना तुमने जो एक दफा इंग्लिस्तान की मलका ने की थी। रोटी मांगने वालों के एक हजूम के बारे में उसने सवाल किया कि ये क्यों शोर मचा रही हैं। तो उसे जवाब दिया गया कि ये रोटी मांगते हैं, ये भूखी हैं। मलका ने शान से कहा कि अगर इन्हें रोटी नहीं मिलती तो इनसे कहो कि केक खाएं। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो सोनीता, इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत पर तुम्हें कोई यकीन है? हाँ है, अभी तक मैं इंसान से मायूस नहीं हुई। तो फिर ये छोटी सी हकीर रकम जो कि नाजायज जराये से हमारे पास आई है, हम तुम्हारी नजर करते हैं। क्या मतलब? सोनीता चौंक पड़ी। सलाबों ने वो नोटों की तमाम गड्डियां उठाकर उसके सामने रख दी जो हमने जुए खाने से हासिल की थी। ये तुम्हारी हैं। मुझे यकीन है कि तुम इनसे अपनी जिंदगी के लिए कोई बाइज्जत रोजगार फराहम कर सकती हो। नहीं नहीं, इन पर मेरा कोई हक नहीं, मैं ये नहीं लूंगी। सोनीता वहशत ज़दा सी हो गई। अगर तुम नहीं लोगी तो हम समझेंगे कि तुम फितरतन पेशावर हो। प्लीज नहीं, ऐसी बातें मत करो। मैं फितरतन पेशावर नहीं हूं, ऐसी बातें मत करो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। देखो सोनीता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये रकम रख लो, इसे महफूज करो। इससे अपने लिए कोई बाइज्जत जरिया रोजगार तलाश करो। अगर तुम अच्छी जिंदगी हासिल करने में कामयाब हो गई तो हमें इससे ज्यादा मुसर्रत और किसी बात की न होगी। सोनीता अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे। फिर वो अपनी जगह से उठी और बाहर निकल गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो बोली, खामोशी से दरवाजा बंद करके सो जाओ। तुम वो नहीं हो जिन्हें मैं यहाँ लाई थी, तुम वो नहीं हो। वो रोती हुई बाहर निकल गई। समझे भाई, हम वो नहीं हैं, सलाबों ने मायनेखेज अंदाज में कहा। चुप रह यार, नेकी का काम करके ऐसी फजूल बातें कर रहा है। मैं तेरी इस बकवास से तंग हूँ, मैंने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, और सलाबो हंसने लगा। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर सलाबो करवट बदल कर बोला, एक मुआयदा करना पड़ेगा तुझसे सलाबो। कैसा मुआयदा? मैंने पूछा। तुझे सुधारने की हर कोशिश तो नाकाम हो गई है, अब खुद ही सुधरना पड़ेगा। बात दरअसल ये है यार कि तेरी ये खुदा तरसी और नेकियां बाज़ औक़ात अपने लिए बड़ी तकलीफदेह हो जाती हैं। अब ये मिस सोनीता है, देखो ना कितनी मेहनत की इन्होंने हम पर। हमारे लिए अच्छा खासा खतरा मोल ले लिया, और जाहिर है इनका मकसद ही ये था, लेकिन तुम्हारी शराफत ने अपना भी कबाड़ा कर दिया। सलाबो बोला। मुआयदा कैसा? पहले मुझे इस बारे में बताओ। यही कि तुम अपनी शराफत और नेकियों का नकारा बजाते रहो, और मुझे जब भी जिंदगी की दूसरी जरूरतें पेश आएं मैं तुमसे कुछ दिन के लिए अलग हो जाऊं। क्या ख्याल है? मैंने इस सिलसिले में तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। सुनीता का मसला तो तुमने खुद देख लिया सलाबो, कि वो इसकी मुस्तहिक थी। जो हमने उसके साथ किया। सलाबो, बेशुमार लड़कियां खास तौर से इस लंदन के माहौल में अब तक जो मैं अंदाजा कर चुका हूं कारोबारी हैं, और अगर उन्हें उनके कारोबार से हटाने की कोशिशें की जाएं तो या तो वो हमें अहमक समझकर भगा देंगी, या फिर हमें खुद ही बेवकूफ बनाने पर तुल जाएंगी। तो फिर यहाँ जब ऐसी बातों की कमी है तो फिर सुनीता जैसी लड़की के साथ ये बदसलूकी क्यों की जाए? तुम संजीदगी से मेरी बात पर गौर करो यार। शाहजहां ने एक ताजमहल बनवाया और पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। हमारे दिलों पर अगर कुछ ताजमहल बन जाए तो कुछ हर्ज है? नहीं नहीं भाई साहब, आप ताजमहल क्या और भी सैकड़ों इमारतें बनवा लें अपने दिल में, मगर खादिम की गुजारिश पर जरूर गौर करें। ठीक है सलाबो, तुम अपने तौर पर तफरीहात कर सकते हो, मैंने जवाब दिया।
सलाबो खामोश हो गया। इसके बाद हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सुबह को सोनीता ने हमें जगाया। गुसल वगैरह से फारिग होकर हम नाश्ते की मेज पर पहुंच गए। सोनीता के चेहरे से खुशी और मुसरत का इजहार हो रहा था। सलाबो भी अच्छे मूड में था। नाश्ते के दौरान सोनीता ने कहा, अब क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? कोई खास नहीं। मैंडोलिन के पास नहीं जाएंगे? क्या उसके पास जाना बहुत जरूरी है? मैंने सवाल किया। हाँ, जरूरी भी है और कारआमद भी। वह तुम पर मेहरबान है। किसी और का अगर वो इस तरह तलब कर लेता तो उसकी रूह फना हो जाती। मेरा मतलब है जिस पर वो मेहरबान ना हो। ये है क्या चीज? मैंडोलिन। बस यूं समझो लंदन की जेरे जमीन दुनिया का बेताज बादशाह। वो बड़ा अनोखा है। मेरा मशवरा है कि तुम उससे जरूर मिल लो। उसकी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती। वैसे रात को तुमने जिस अंदाज में उसे हैंडल किया वो बहुत खूब था। अगर तुम इस तरह उस पर काबू पा सको तो मेरा ख्याल है वो तुम्हारे लिए बहुत ही कारआमद होगा। वैसे हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत नहीं जो हमारे लिए कारआमद हो। ताहम मिल लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। क्यों? उसने मेरी तरफ देखकर कहा और मैंने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम तैयार हो गए। सोनीता भी तैयार होकर हमारे पास आ गई और इसके बाद हम उसके साथ चल पड़े। हम इस होटल में पहुंचे जहां पहले दिन हमारी मुलाकात मैंडोलिन से हुई थी। मैंडोलिन वहां मौजूद नहीं था, लेकिन एक दराज कद दुबला पतला आदमी हमारे पास पहुंच गया। मैडम सोनीता, उसने सोनीता को मुखातिब करके कहा। क्या बात है? क्या आप किंग मैंडोलिन की तलाश में हैं? लंबे आदमी ने पूछा। हाँ, सोनीता ने जवाब दिया। वो आपको सीटू में मिलेगा। उसने इतला दी है कि अगर आप यहाँ पहुंचे तो आपको सीटू में पहुंचा दिया जाए। वो आदमी हमारे साथ बाहर आया और उसने सोनीता को मुखातिब करके कहा, डियर सोनीता, तुम वापस आ सकती हो और तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ। सोनीता ने गर्दन हिलाई और वापसी के लिए पलट गई। मैं और सलाबो अंदर दाखिल हो गई। अंदर भी एक हॉलनुमा कमरा था, बहुत खूबसूरती से आरास्ता। मैंडोलिन एक खूबसूरत कुर्सी पर बैठा हुआ था। उससे थोड़े फासले पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई थी। वो अपने नाखून कुरीद रही थी, इंतहाई नफीस लिबास में मलबूस। सलाबो ने उसे बगौर देखा और उसी वक्त मैंडोलिन की आवाज सुनाई दी। कम ऑन, कम ऑन, उसने चहकते हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम दोनों उसके करीब पहुंच गए। उसके सामने झुके फिर सीधे खड़े हो गए। आओ बैठो। और हम उसके सामने बैठ गए। कल तुमने कमाल किया था एल्बर्ट। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम्हारे बारे में सोचता रहा। क्या पियोगे ये बताओ? उसने कहा। शुक्रिया बॉस, किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही। स्कॉच मंगवाऊं? नहीं बॉस, हम शराब सिर्फ उस वक्त पीते हैं जब इसकी जरूरत हो। आम हालात में शराब हमारे अज़ा मुजमहिल कर देती है। सारी आदतें खतरनाक हैं। मैंडोलिन हंसता हुआ बोला। फिर उसने कुर्सी का एक बटन दबाकर कहा, मेहमानों के लिए कोई मशरूब ले आओ। यस बॉस। दूसरी तरफ से जवाब मिला और मैंडोलिन ने स्विच ऑफ कर दिया। फिर वह संजीदगी से बोला, तुम अपने बारे में तफसील से बताओ। क्या जानना चाहते हो बॉस? यही कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बॉस, सयाह हैं, आवारागर्द हैं, कोई खास काम नहीं करते। बस जब भी जरूरत होती है तो कुछ किया और आगे बढ़ गए। मैंडोलिन पुरख्याल अंदाज में बोला। उसके चेहरे के नकूश में सुकून था। तुमने मेरे एक ऐसे आदमी को मारा जो बहुत सौं पर भारी है। मगर वो बॉस की इजाजत से हुआ था। सलाबो जल्दी से बोला। वो तो ठीक है, लेकिन वो बहुत उम्दा लड़का है। बहुत ही अच्छा। तुमने सिर्फ उसे खेल खेला और जब तुमने उस पर वार किया तो वो चूहा बन गया। बॉस का शुक्रिया। सलाबो गर्दन झुकाकर बोला। थोड़ी देर तक खामोशी रही। मुलाजिम हमारे लिए एक उम्दा मशरूब ले आया जो हमें सर्व किया गया। मैंडोलिन के सामने भी एक खूबसूरत गिलास रखा गया। हमने शरबत उठाया और उसके छोटे छोटे घूंट लेने लगे। तुम लोग मुझे पसंद आ गए और जो मैंडोलिन को पसंद आ जाता है वो उसका साथी बन जाता है। तुम कोई भी हो, सयाह हो या कुछ भी करते हो, अगर मैंडोलिन के साथी बन जाओ तो फायदे में रहोगे। हमारी खुशबख्ती है बॉस, सलाबो आहिस्ता से बोला और मेरी तरफ देखकर उसने बड़े गैर महसूस अंदाज में आंख मारी। मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें मेरा साथी बनने में कोई एतराज तो नहीं है? मैंडोलिन ने पूछा। एतराज की जुर्रत कैसे हो सकती है बॉस? लेकिन इससे पहले कुछ बातें आपसे जरूरी हैं। कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना जिससे मेरे ख्यालात खराब हो जाएं। मेरे साथी शहनशाहों की सी जिंदगी बसर करते हैं। दौलत के ढेर हम खुद तेरे कदमों में डाल सकते हैं मैंडोलिन, सलाबो बोला। गुड, वेरी गुड। इसके अलावा सब कुछ कहो। इसके लिए तन्हाई जरूरी है, सलाबो बोला। तन्हाई? ओह, मेरी सेक्रेटरी की मौजूदगी को तुम महसूस ना करो डियर। लेकिन मैं इसकी मौजूदगी में कुछ कहना पसंद ना करूंगा, सलाबो ने कहा। लड़की चौंक कर सलाबो की शक्ल देखने लगी। फिर वो खुद ही अपनी जगह से उठ गई। मैंडोलिन हंसने लगा। सेक्रेटरी बहुत तेज मिजाज है। सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, मेरी महबूबा भी है। सलाबो का मुंह बिगड़ गया। मैंने महसूस किया था कि वो तेज निगाहों से लड़की की तरफ देखता रहा है। लेकिन ये लड़की अगर मैंडोलिन की महबूबा है तो फिर इसके लिए क्या बाकी रह जाता है? वो संजीदा हो गया। तुम कोई शक करना चाह रहे थे? शक नहीं बॉस, तुम्हें देखकर दिल नहीं चाहता कि तुमसे कोई बात पोशीदा रखी जाए। मैंने फैसला किया कि तुम्हारे सामने अपनी असल शक्ल रख दी जाए।
स्लाबो बोला और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अब ये शातिर क्या खेल खेल रहा था? असल शक्ल? मैंडोलिन ने ताजुब से पूछा। हाँ, असल शक्ल, स्लाबो बोला और फिर उसने रबड़ की नाक उतार दी और आंखों से पपोटों की झिल्ली खींचकर नीचे फेंक दी। मैंडोलिन हैरत से उसे देख रहा था। फिर उसने मुझे इशारा किया और मैंने भी उसकी तकलीद की। मैंडोलिन की पेशानी पर लकीरें पड़ गईं। फिर अचानक वो बौखलाए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर जैसे हट गया। अरे अरे, तुम दोनों? ओह, तुम दोनों? हाँ बॉस, हमारे बारे में जरूर जानता होगा। मैंने कहा। ये तो ठीक नहीं हुआ। वो फिर अपनी जगह जा बैठा। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। चंद मिनट तक वो सर झुकाए पुरख्याल अंदाज में बैठा रहा। फिर आहिस्ता से गर्दन उठाई, लेकिन अब उसका चेहरा इत्तदाल पर आ गया था। बेवकूफो, ये बताओ तुमने खुद को मुझ पर जाहिर क्यों कर दिया? इसकी वजह थी बॉस, सलाबो बोला। क्या वजह थी? यह हकीकत थी कि हम खुद को छुपाकर तुझसे अपना काम निकाल सकते थे, लेकिन तुझ जैसे इंसान को धोखा देने का जी नहीं चाहा। बस जमीर के हाथों मजबूर हो गई। बड़ी परेशानी में डाल दिया तुमने मुझे। कैसी परेशानी बॉस? तेरे लिए क्या बात परेशान हो सकती है? सलाबो ने सवाल किया। पुलिस अपने बहुत से मामलात लेकर मैंडोलिन के पास आती है। इसके बदले में वो मैंडोलिन के मफादात की निगरानी भी करती है और इसके मामलात में मदाखलत भी नहीं करती। इससे क्या फर्क पड़ता है? अहमक, तुम्हारी तस्वीरें भी मेरे पास आ चुकी हैं। इस सिलसिले में पुलिस के एक आला अफसर का एक जाती टेलीफोन भी आया था और उसने इस सिलसिले में तुम्हारे बारे में तफसीलात बताकर तुम्हारी गिरफ्तारी में मदद देने की दरख्वास्त की थी। मैंने कहा। मैंडोलिन हमारी शक्लें दे रहा था। मैंडोलिन हमारी शक्लें देख रहा था। चंद साथ की खामोशी के बाद वो बोला, अब बताओ मैं क्या करूं? हमने खुद को तुम पर इसलिए जाहिर किया है मिस्टर मैंडोलिन कि तुम जैसे इंसान से हमको फरेब नहीं करना चाहिए। बाकी मामलात तुम्हारे हैं, सलाबो बोला। क्या मतलब? मैंडोलिन ने पूछा। तुम अगर चाहो तो हमें पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाएगा। लेकिन हम पुलिस के चुंगल से निकल आएंगे। निकल सकोगे? मैंडोलिन ने सवाल किया। हाँ, बेफिक्र रहो, हमें पुलिस काबू में नहीं रख सकेगी। मगर मैंडोलिन ये पसंद नहीं करेगा। आखिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गई? एक साजिश हुई थी चीफ हमारे खिलाफ। टैनी मार्शल नामी एक औरत ने हमें अपना दोस्त बनाया। वो हमें मिली। इसके बाद वो हमें अपनी कोठी ले गई। फिर वो सैरो सेहत की गर्ज से लेकर हमें बाहर आई। फिर उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमें मजबूरन कुछ लोगों को कत्ल करना पड़ा। क्या नाम बताया तुमने? टैनी मार्शल। ओ अच्छा, तो उसका कारनामा था ये? हाँ चीफ, कारनामा उसका था। वो हमें काबू करके हमसे कुछ काम लेना चाहती थी। हमें ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन बॉस, ये हमारी फितरत के खिलाफ है। दोस्ती में हम सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। इसके बाद हमें एक और लड़की मिली और एक मर्द। उन्होंने हमें अपने साथ रखा। लड़की का नाम गुलशी था और लड़के का नाम जिम कॉर्नर। जिम कॉर्नर ने हमसे सौदा करना चाहा। उसने कहा कि हम उसके लिए स्मगलिंग करें और उसका माल मुल्क से बाहर ले जाएं। हमने इस बात पर भी आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन पुलिस को हमारी निशानदेही होगी। उसने जिम कॉर्नर के मकान पर छापा मारा। हम उससे पहले ही वहां से निकल आए। क्या नाम बताया तूने? मैंडोलिन चौंक पड़ा। जिम कॉर्नर? वो तो मेरा आदमी है। गुलची भी मेरी ही साथी लड़की है। तो क्या उन दोनों ने भी तेरा इंतखाब इस सिलसिले में कर लिया था? हाँ चीफ, उन्होंने इंतखाब कर लिया था हमारा, और यह भी कहा था कि वो मुखलिसों के गिरोह के सरबराह से हमें मिलाएंगे। कमाल है भाई, कमाल है। गोया तेरा इंतखाब पहले ही हो चुका है मेरे लिए। खैर, अब तेरी खुशबख्ती तेरा साथ दे रही है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। मैं तुम दोनों के लिए इस इमारत में रिहाइश का बंदोबस्त किए देता हूँ। यहाँ ऐश करो। ओके चीफ, सलाबो ने कहा। आज से तुम्हारा शुमार मेरे साथियों में है। ठहरो, मैं तुम्हारे बारे में हदायत दे दूं। उसने एक बार फिर से कुर्सी का बटन दबा दिया। मैंडोलिन की फ्राहम करदा इस रिहाइशगाह में रहते हुए हमें कई दिन गुजर गए। हमारे चेहरे मेकअप से बदल दिए गए, लेकिन ये शक्लें काफी खूबसूरत थीं। ये मेकअप एक लड़की ने हमारे चेहरों पर किया। इस इमारत में रहती थी। नाम ग्रीची था। नस्लन सियाफाम थी। सलाबो ने उसे देखकर नाक भूं चढ़ाए। लेकिन यहाँ पट्रीशा भी थी जो बहुत ही शौक और हंसमुख थी। सलाबो की उससे खूब चल रही थी और बात शायद आगे बढ़ गई। जाहिर है इसमें मैंडोलिन की इजाजत शामिल थी, वरना पट्रीशा की यह हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। लेकिन मुझे ग्रीची के मेकअप का यह फन बहुत पसंद आया। चुनाचे मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मैं ग्रीची से इस फन को सीखने की कोशिश करूं। उस शाम वो मुझे उस इमारत के खूबसूरत लॉन पर मिल गई। मैंने मुस्कुराकर उसे मुखातिब किया। हेलो ग्रीची। हेलो सर। आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती मिस ग्रीची। आप इसी इमारत में रहती हैं ना? जी हाँ जनाब। यहाँ आपकी ड्यूटी क्या है? कोई खास नहीं, मिस्टर मैंडोलिन की अनायत के सहारे जी रही हूँ। आप अपने फन की माहिर हैं। मेरे दिल में एक आरजू है मिस ग्रीची कि आपसे इस फन को सीखूं। क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं, बड़ा आसान काम है। बस चंद चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मसलन? मैंने पूछा। अगर आप सीखना चाहती हैं तो मैं बाकायदा आपको इस बारे में बताऊंगी। कब से? जब आप पसंद करें। तो फिर आज ही से क्यों ना सही, मैंने कहा और वो मुस्कुराने लगी। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले आई। मुझे बिठाकर उसने चंद किताबें निकाली। ये मेकअप से मुतल्लिक थी। उसमें बेशुमार चेहरों के खाके बने हुए थे। उसने ये खाके मेरे सामने करते हुए कहा,
ये चेहरों की आउटलाइंस हैं। चेहरों की जितनी इकसाम होती हैं इस किताब में मौजूद हैं। बात खदोखाल की होती है। अगर हम ये खदोखाल चेहरों की मुनासबत से तरतीब दें तो फिर मेकअप पकड़ा नहीं जा सकता। मसलन आगे देखिए। मैंने वर्क उल्टे, अब नाक और होंठ थे। आंखों की साख्त के बारे में तफसीलात बताते हुए ग्रीची ने कहा, चेहरे की सबसे खतरनाक निशानदेही ये आंखें करती हैं। इनमें तब्दीली सबसे मुश्किल काम है। अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो फिर मेकअप कोई मुश्किल चीज़ नहीं होता। वो मुझे तफसीलात बताती रही और मुझे ये शुगल बहुत दिलचस्प महसूस हुआ। मजीद 4 दिन इसी तरह गुजर गए। सलाबो पट्रीशा के साथ सैरो तफरी कर रहा था और मैं आमतौर से ग्रीची के साथ रहता। एक दिन सलाबो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम उस सियारो से इजहार इश्क कर रही हो। जो कुछ भी समझ लो, तुम्हें एतराज है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुशी है। उसने कहा और मैं हंसकर खामोश हो गया। फिर एक दिन हमें मैंडोलिन का पैगाम फोन पर मौसूल हुआ। तुम लोगों को मैंने एक खास काम के लिए मुंतखब किया है। रात को 10:30 बजे मिडनाइट कॉर्नर पहुंचो, लेकिन अलग अलग। तुम्हें एक दूसरे से शनासाई का इजहार नहीं करना और बाकी तफसीलात तुम्हें वहीं बता दी जाएंगी। हम मुस्ताद हो गए। मैंडोलिन से ताउन हमारे लिए सूदमंद था। लंदन में एक उम्दा तफरीहात आ गई। यहाँ की जेर जमीन दुनिया भी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में बहुत कुछ सुना था। अलबत्ता हम तैयार हो गए और फिर 2 मुख्तलिफ अजनबी दोस्तों की हैसियत से हम दोनों मिडनाइट कॉर्नर पहुंचे। मिडनाइट कॉर्नर एक आलीशान क्लब था। यहाँ जिंदगी के हंगामे अरूज पर थे। हॉल एयर कंडीशनड था। शराब और दूसरी मुनशियात की बू फिजा में रची हुई थी। दबी दबी आवाजों और मुतरन्नम कहकों पर ऑर्केस्ट्रा की आवाज हावी थी। अचानक मैंने एक लड़की को सलाबों की तरफ बढ़ते हुए देखा। चूंकि हम दोनों मैंडोलिन की हदायत के मुताबिक एक दूसरे से अजनबियत का इजहार कर रहे थे, इसलिए हमने दरमियान में फासले रखे और एक दूसरे से बिल्कुल शनासाई का एहसास ना होने दे रहे थे। लड़की सलाबों से कुछ देर बातें करती रही। इसके बाद सलाबों ने गैर महसूस अंदाज में मेरी जानिब देखा और फिर लड़की के साथ आगे बढ़ गया। मकसद यही था कि वो मुतमईन है। मैं भी अपने लिए बैठने की कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगा और थोड़ी देर के बाद एक मेज पर जा बैठा। मुझे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वेटर मेरे सामने पहुंच गया। उसने अदब से हाथ में पकड़ी हुई ट्रे मेज पर रख दी और दोनों हाथ मेज पर रखकर इस तरह झुक गया जैसे मुझसे ऑर्डर लेना चाहता हो। कोई मशरूब? मैंने आहिस्ता से कहा। जनाब आली, एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको, वेटर ने संजीदा लहजे में कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। प्लीज खुद पर काबू रखिए, चौंकने की जरूरत नहीं। मैं आपके सामने मशरूब लाकर रख देता हूँ। अभी एक शख्स यहाँ आकर आपकी शनाख्त करेगा। मुमकिन है वो आपकी जानिब मुतवज्जा ना हो। अगर वो खुद ही आप तक पहुंच जाए तो फिर आप उसकी हदायत के मुताबिक अमल कीजिए, लेकिन गौर कर लीजिए, वो शख्स हमारा दोस्त नहीं। अगर आपको अपनी जिंदगी के लिए कोई खतरा महसूस हो तो आप उसे किसी मुनासिब जगह ले जाकर कत्ल कर दें, वरना वो आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। मगर ये मैंडोलिन का हुक्म है। अफसोस इस सिलसिले में मैं आपको मजीद तफसील नहीं बता सकूंगा, वेटर ने कहा और अदब से गर्दन खम करता हुआ आगे बढ़ गया। बड़ी अजीबोगरीब हदायत थी। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेटर का ये पैगाम हरचंद मैंडोलिन ही की तरफ से था, लेकिन इतना पुरस्कार था, इसका अंदाजा हो रहा था मुझे। चंद लम्हात मैं सोचता रहा। फैसला करने में खासी मुश्किलात पेश आ रही थीं। किसी इंसान को कत्ल करने का मामला था, यह तो कोई बेहतर बात न हुई। जेर जमीन दुनिया देखने का शौक ज़हन पर हावी था और हम लोगों ने मैंडोलिन की मैयत कबूल कर ली थी, लेकिन ये कत्ल व गारत करी। इस तरह तो लंदन की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वही वेटर मशरूब का गिलास लेकर आ गया। उस वक्त उसने कोई गुफ्तगू नहीं की। मैं आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सिप लेता रहा। अचानक किसी ने मोहब्बत से मेरे शाने पर हाथ रख दिया। मैंने जल्दी से मशरूब का गिलास मेज पर रख दिया। हेलो, मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैंने मुखातिब करने वाले की जानिब देखा। दुबले पतले बदन, दराज कद का मालिक था ये शख्स। आंखों में बिल्लियों की सी चमक नजर आ रही थी। दर हकीकत उसकी आंखें गोल गोल और बिल्लियों जैसी थीं, जो उसके संजीदा चेहरे पर अजीब सी लगती थीं। वह कुर्सी घसीटकर मेरे सामने बैठ गया। मैं यकीनन मिस्टर हैरी से मुखातिब हूँ। क्या कहना चाहते हो, साफ अल्फाज में कहो। पहले तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप मिस्टर हैरी हैं? मुमकिन है मेरा ये नाम हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कोई हर्ज नहीं है। अपनी शनाख्त तो बहुत जल्द करा दूंगा आपको, उसने जवाब दिया। अंदाज में जारियत थी। अगर मैंडोलिन की जानिब से हदायत ना मिलती तो मैं उसे कुर्सी समेत उठाकर हॉल से बाहर फेंक आता, लेकिन उसका अंदाज मुझे कतई पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और गिलास से मशरूब के छोटे छोटे घोंट लेने लगा। इस दौरान मैंने उस शख्स का अच्छी तरह जायजा ले लिया। चेहरे की बनावट से अंदाजा होता था कि वो निहायत शफाक और जालिम फितरत का मालिक है। आंखों में तेजी और जहानत की चमक थी और बिल्ली से मुशाबा होने के नाते उनसे वहशत और दरिंदगी अयान थी। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई खासी मुश्किल होगी।
वो यकीनन सांप की सी फितरत रखता है और किसी भी लम्हे वार कर सकता है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं कौन हूं? इसके बारे में तुम्हें बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल तुम्हारी हैसियत मेरे लिए किसी पालतू कुत्ते से ज्यादा नहीं। अगर मेरे बारे में तज्जिया करना चाहते हो तो मैं तुम्हें तमाशा दिखा सकता हूँ। कैसा तमाशा? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरी दाहिनी जेब के पास देखो, तुम्हें एक बटन नजर आएगा। बड़ी खूबियों का मालिक है ये बटन। क्या मतलब? ठहरो। उसने कुर्सी का रुख बदल लिया और सामने बैठे हुए एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, उसे देखो, वो जो स्याफाम बैठा हुआ है। तुमने देखा? भाई, वो जो सिगरेट के बड़े बड़े कश ले रहा है। हाँ देखा। अब कुछ और देखो, उसने कहा। मैं नहीं जानता कि उसने क्या कहा, लेकिन मैंने स्याफाम के दोनों हाथ फिजा में फैलते हुए देखे। उसकी पेशानी से खून का फवारा उबल पड़ा था। मैंने हैरान निगाहों से उधर देखा। न गोली चलने की आवाज सुनाई दी, न ही मैंने उस पुलिसराज शख्स को गोली चलाते देखा। लेकिन स्याफाम जो चंद लम्हात पहले जिंदगी से भरपूर था और इत्मीनान से सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था, चंद ही लम्हात के बाद अपनी जगह से उठा और फिर औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। उसके अतराफ में हंगामा बर्पा हो गया। मेरे सामने बैठे हुए शख्स ने अपने पतले पतले होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट को सिकोड़ते हुए कहा, मेरे हाथ की एक जुम्बिश से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इससे तुम्हें अंदाजा हो सकता है कि मैं क्या चीज हूं, और अगर तुमने किसी किस्म की हरकत या मदाखलत की कोशिश की तो एक लम्हे में तुम्हारा हशर भी यही हो सकता है। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा दिलकश नहीं हो और मैं तुम्हें किसी भी लम्हे कत्ल कर सकता हूँ। चाहते क्या हो? मैंने सवाल किया। बता दूंगा, आराम से मशरूब पियो। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? मैंने कहा और मेरे सामने बैठे हुए शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं मेरे दोस्त। मैंने परेशान निगाहों से इधर उधर देखा। सलाबों का कहीं पता नहीं था। वो खामोशी से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा। हॉल में हंगामा बढ़ गया। चीखों पुकार की आवाजें बुलंद होने लगीं। सियाफॉर्म की मौत का अंदाजा सबको हो गया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि गोली किसने चलाई है और कहां से चलाई है। मेरे सामने बैठे हुए शख्स के चेहरे पर गहरा इत्मीनान नजर आ रहा था। मैंने आहिस्ता से उसे कहा, तुमने उस बेगुनाह सियाफॉर्म को कत्ल कर दिया। क्या इंसानी जिंदगी की तुम्हारी निगाहों में कोई बुकत नहीं है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस सियारों को कत्ल करना भी मेरे मनसब में शामिल था। और अगर मैं लोगों को यह बता दूं कि तुम कातिल हो। मज़का खेज बात कह रहे हो मेरे दोस्त। अगर इस किस्म का कोई लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला तो तुम पूरा जुमला अदा नहीं कर सकोगे और तुम मुझे कत्ल कर दोगे। हाँ, तुम देख चुके हो कत्ल करना मेरे लिए मामूली सी बात है। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने सवाल किया। मैक्सिन। तुम मुझे मैक्सिन कह सकते हो। मगर मिस्टर मैक्सिन, हमारे और आपके दरमियान क्या रिश्ता है? मेरा ख्याल है मैंने पहली बार आपको देखा है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है उसके बारे में तुम बखूबी जानते हो। खैर, मैं जानता हूं या नहीं, लेकिन अब ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें चलना है दोस्त मेरे साथ। बड़े अहम मामला तय करने हैं, मैक्सिन ने जवाब दिया। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने मशरूब खत्म किया और मैक्सिन ने इशारा करके वेटर को नजदीक बुलाया। ये वही वेटर था जिसने मुझे हदायत दी थी। मुझे ये तो अंदाजा हो गया कि कम अज कम वेटर की मार्फत मैंडोलिन को यह पता चल जाएगा कि मैं इस शख्स से राब्ता कायम कर चुका हूं जिसके लिए मुझे उसने हदायत दी थी। चुनाचे मैंने वेटर को कोई इशारा वगैरह नहीं किया। वेटर ने बिल लाकर रख दिया और मेरे दोस्त नुमा दुश्मन या दुश्मन नुमा दोस्त ने अपनी जेब से यह बिल अदा किया। इसके बाद मुझसे मोहब्बत आमेज लहजे में बोला, उठो मेरे दोस्त, उठ जाओ, हम बाहर चलेंगे। मेरे लिए यह सूरत हाल बेहद खतरनाक थी, लेकिन बाहर जाना था। मैं जानता था कि वो सफाक शख्स एक मामूली सी जुम्बिश से मुझे कत्ल कर देगा। बड़ी अजीबोगरीब चीज थी जो उसके पास मौजूद थी। पता नहीं पिस्तौल उसने कहाँ छुपा रखा था, और ये कैसा पिस्तौल था जिसमें से हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं होती थी। यकीनन उसके बदन के नीचे कोई ऐसा मशीनी निजाम था जो अभी तक मेरे लिए नाकाबिले फहम था। मैं उसके साथ मिडनाइट कॉर्नर से बाहर निकल आया। मैक्सन मुझसे बिल्कुल जुड़ा हुआ चल रहा था और उसने मुझे इस अंदाज में रखा था कि अगर मैं कोई हरकत करूं तो बआसानी फायर कर सके। ये सूरत हाल मेरे लिए बड़ी उलझन का बायस थी। सलाबो उस लड़की के साथ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वैसे सलाबो की इस फितरत से मैं हमेशा परेशान रहता और मुझे यकीन था कि अगर कभी उसे जवाल हुआ तो किसी औरत ही के हाथों होगा। इतना ज्यादा मुतल्लिक आदमी हमेशा इसी तरह धोखा खाता है। थोड़ी देर चलने के बाद मैक्सिन स्याह रंग की एक लंबी सी कार के करीब पहुंच गया। यही शुक्र था कि उसके साथ कोई और आदमी नहीं था। यह जगह जहां वो मुझे लाया बिल्कुल सुनसान थी। कार मिडनाइट के पार्किंग लॉट की बजाय उसके मेन गेट से तकरीबन 100 गज चलकर घने दरख्तों के एक झुंड के नीचे खड़ी हुई थी। गोया मौका था कि मैं कोई हरकत कर सकता था मैंडोलिन की जानिब से। अगर मुझे पता चल जाता कि इस तमाम कार्रवाई का मकसद क्या है, वो क्या चाहता है, तो शायद मेरे लिए फैसला करना आसान काम होता। लेकिन इस वक्त मेरी उलझन अरूज पर थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। यह शख्स मुझे कहाँ ले जाना चाहता था और मैंडोलिने से मौका क्यों दिया था कि वो मुझसे इतनी देर तक बात कर सके।
अगर खत्म ही करना मकसूद था तो बराह रास्त हमें हुक्म दिया जा सकता था कि हम इस आदमी को जान से मार दें, लेकिन उसकी ये कार्रवाई मेरी समझ में ही नहीं आई। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा और दूसरे लम्हे मैं अमल के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान मैक्सिन ने जेब से कार की चाबी निकाली और मोहतात अंदाज में लॉक खोलने लगा। फिर उसने लॉक खोलने के बाद मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुम दूसरी तरफ से मेरे पास आकर बैठ जाओ, लेकिन होशियार। मैंने इस अंदाज में गर्दन हिलाई जैसे मैं उसकी बात मान गया हूं। चुनाचे वो झुककर कार में दाखिल होने लगा और यही लम्हा उसके लिए गफलत का लम्हा था। जो ही वो झुका मैंने पूरी कुव्वत से उसका सर कार की खिड़की से दे मारा। मेरी इस जरब ने उसे बौखला दिया, लेकिन वो सांप ही की तरह पलटा और उसने वो हरकत कर डाली। मुझे अपने दाहिने शाने में एक दहकता हुआ अंगारा सा घुसता हुआ महसूस हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजा दबा दिया। मैक्सिन आधा अंदर और आधा बाहर था। दरवाजे को थोड़ा सा आगे खींचकर मैंने एक बार फिर उसे पूरी कुव्वत से दबाया और मैक्सिन के हलक से कराह निकल गई। मुझे उसकी पसली की हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी और इसके बाद जैसे मैं दीवाना हो गया। बाजू का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था और इस शिद्दत ने मुझे जुनून में मुब्तला कर दिया। मैंने मैक्सिन के बालों को मुट्ठी में पकड़ा और उसका सर दरवाजे और कार के दरमियान आड़ में रखकर एक बार फिर पूरी कुव्वत से दरवाजे को जोर से मारा। मेरा ये वार इंतहाई कारी था। मैक्सिन का सर फट गया। उसने हलक से बतख की आवाज निकाली और दूसरे लम्हे वो ढीला पड़ गया। मेरी यह हरकत उसके लिए गैर मुतवक्का थी, चुनाचे वो इसका शिकार हो गया। मैंने उसे हलाक करने के बाद बगौर देखा और यह अंदाजा लगाया कि वो मर चुका है। उसके सर के जख्म से बहने वाले खून की मिकदार इतनी ही थी। इसके बाद मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। मैं सड़क से उतरकर दरख्तों और टीलों की आड़ में कई सौ गज दूर दौड़ता चला गया। बाजू की तकलीफ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वेरान शहर से सड़क की जानिब लौटते हुए मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं सड़क से दूर रहूं, मगर उसके मुतवाजी रास्तों पर चलता रहूं जो तारों की छांव में दूर तक फैले हुए नजर आ रहे थे। इस हालत में अगर मैं रास्ता भटक जाता तो मेरे लिए बेशुमार दुश्वारियां पैदा हो सकती थीं। बाजू की तकलीफ मुझे पागल किए दे रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुर्बो जवार में कोई पनाहगाह नहीं थी और फिर मुझे यह भी एहसास था कि थोड़े ही फासले पर एक ऐसा शख्स पड़ा हुआ है जिसको मैंने कत्ल किया है। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अगर गाड़ी पर कब्जा कर लेता तो यह भी नहीं कहा जा सकता था कि वो दूसरों की निगाहों में क्या हैसियत रखती है, और कहीं मैं किसी की निगाहों में ना आ जाऊं। मैंडोलिन पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था। थोड़े फासले पर चलने के बाद मेरी नजर एक छोटे से तालाब पर पड़ी और मैं उसके करीब पहुंच गया और बाजू के उस जख्म के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। मैंने जेब से रुमाल निकालकर तालाब के पानी से भिगोया और खून उगलते हुए जख्म पर रख दिया। जख्म की तकलीफ किसी हद तक कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद इतनी शिद्दत थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। पता नहीं गोली ने हड्डी तोड़ दी थी या क्या किया था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रात की वीरानी में इक्का दुक्का कारें इधर से उधर दौड़ती नजर आ जाती थीं। मैं वहां से फिर वापस चल पड़ा और ना जाने कहां कहां भटकता रहा। अचानक मुझे एक ट्रॉलर नजर आया जिसमें अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। उस वक्त ये मुझे गनीमत महसूस हुआ। मुमकिन है अंदर से मुझे मदद मिल जाए। चुनाचे मैंने आगे बढ़कर ट्रॉलर के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक पर अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी और फिर किसी ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। क्या बात है? एक मर्दाना आवाज ने पूछा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं जख्मी हूं। मैंने मुल्तजी लहजे में कहा, दफा हो जाओ, यही जगह नजर आई थी तुम्हें। मर्द ने गुर्राए हुए लहजे में कहा, तकलीफ की वजह से दिमाग घूम रहा था। उसके लहजे और अल्फाज ने तन बदन में आग लगा दी। दूसरे लम्हे मैंने उचककर उसके बाल पकड़े और पूरी कुव्वत से खींच लिया। मर्द के हलक से एक दिलखराश चीख निकली और सन्नाटे में दूर तक लहरा गई। इसके साथ ही खौफजदा लरजती चीखें भी अंदर से बुलंद हुई थीं। मर्द खिड़की में बुरी तरह फंस गया था। पता नहीं नशे में था या मेरे इस तरह खींचने से किसी शदीद तकलीफ का शिकार हो गया। वो किसी मरे हुए इंसान की तरह चीख रहा था और उससे ज्यादा जोर से अंदर मौजूद औरत चीख रही थी। मुझे सूरत हाल का अंदाजा नहीं था। अचानक कुर्बजवार में बहुत सी रोशनियां जल उठी और बहुत सी मिली जुली आवाजें सुनाई देने लगीं। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वहां तो तफरीही ट्रॉलर का एक शहर आबाद है। गालिबन कोई सैरगाह थी। तेज रोशनियां मुझ पर पड़ने लगीं। हालात ने बड़ा अजीब मोड़ इख्तियार कर लिया। बहुत से लोगों ने इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि मैं अपनी तकलीफ भूलकर दौड़ना शुरू कर दूं। चुनाचे मैंने ऐसे ही किया। ना हमवार इलाके में मेरे कदम उल्टे सीधे पड़ रहे थे। कई जगह गिरते गिरते बचा। अकब से अब पुलिस सायरन भी सुनाई दे रहा था। रात का सन्नाटा हंगामे में बदल गया। पुलिस की चंद गाड़ियां स्टार्ट होकर चल पड़ी थीं और मुझे यकीन था कि मान की आन में मेरे सर पर पहुंच जाएंगी। चुनाचे मैं पूरी कुव्वत से दौड़ने लगा। अचानक एक तरफ किसी गाड़ी के हेडलैम्प रोशन हुए और फिर वो आगे बढ़ने लगे। सोच विचार का मौका नहीं था। इस इलाके से निकल जाना जरूरी था। एक लम्हे में मैंने फैसला कर लिया और फिर तेजी से कार के सामने आ गया। मैंने दोनों हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की और कार की रफ्तार सुस्त हो गई। क्या बात है, क्या चाहते हो? कार मेरे करीब आकर रुक गई।
मुझे यकीन था कि कार वाले ने मेरे खून आलूद लिबास को देख लिया होगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैंने कहा। कौन हो तुम और ये खून? मैं जख्मी हूँ, जल्दी करो। पुलिस गाड़ियां आ रही हैं, कोई गड़बड़ मालूम होती है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, उसने कहा, और फिर शायद गाड़ी को गियर में डालने की कोशिश की। मुझ पर उस वक्त दीवानगी तारी थी। मैंने खिड़की में हाथ डालकर उसकी गर्दन पकड़ी। गाड़ी गियर में पड़ चुकी थी। एक जोरदार झटका लगा और इंजन बंद हो गया, और इस झटके ने अंदर बैठे आदमी का काम तमाम कर दिया। दीवानगी के आलम में ना जाने मेरी गिरफ्त कैसी हो गई थी कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वह स्टेयरिंग पर औंधा हो गया। मैंने दरवाजा खोला और एक जोरदार लात मारकर उसे स्टेयरिंग के बराबर वाली सीट पर फेंक दिया और फिर खुद स्टेयरिंग पर बैठ गया। दूसरे लम्हे मैंने दोबारा स्विच लगाया और कार स्टार्ट हो गई। मैंने उसे गियर में डालकर उठाया और फिर पूरी रफ्तार पकड़े बगैर गियर बदलता चला गया। बाजू की तकलीफ को एक लम्हे के लिए मैंने फरामोश कर दिया, क्योंकि अकब में सायरन बजाती हुई गाड़ियां बिल्कुल करीब पहुंच गई थीं। उनकी छतों की सुरख रोशनियां घूम रही थीं। इस वक्त उनकी जद से निकलना जरूरी था। चुनाचे मैंने रास्ते का तयन किए बगैर पूरी कुव्वत से एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी शानदार थी, इसलिए गियर की गुड़गुड़ाहट के बावजूद कमान से निकले हुए तीर की तरह आगे बढ़ गई। मैं एक्सेलरेटर पर दबाव डालता रहा और चंद ही मिनट के बाद उसकी रफ्तार 55 मील फी घंटा के करीब थी। मैंने थोड़ा सा दबाव और बढ़ाया और पैडल कुछ और नीचे दब गया। अब कार की रफ्तार 70 मील थी। रफ्तार बढ़ाने के बाद मेरे और पुलिस के दरमियान खासा फासला हो गया, लेकिन दूसरी तरफ भी रफ्तार बढ़ गई। मुझे यकीन था कि अगर उन्होंने पिस्तौल इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी उनकी रेंज से बाहर थी। लेकिन अगर बात राइफल पर आ गई तो फिर मैं न बच सकूंगा। मैंने कार के फ्यूल मीटर पर नजर डाली तो सुई की पोजीशन से पता चला कि टैंकी पूरी भरी हुई है और मैं इस मार्के को कई घंटों तक तूल दे सकता हूँ। अगर इस गाड़ी में मेरे साथ एक लाश ना होती तो शायद मैं रुककर पुलिस पार्टी को मुतमईन करने की कोशिश करता, लेकिन मौजूदा हालात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी पोजीशन बेहद खराब थी। पहले ही 2 इंसानों के कत्ल में मुलव्विस था और इसके बाद ये तीसरा कत्ल जो मेरे ही हाथों हुआ। कहां तक पुलिस को अहमक बनाया जा सकता था, और फिर मेरे दुश्मन भी मेरे पीछे लगे हुए थे। चुनाचे अगर मैं पुलिस के हाथ आ जाता तो मेरे तमाम अगले पिछले गुनाह सामने ले आए जाते, और इसके बाद शायद मेरी गुलू खुलासी कोई भी न करा सकता। मैंडोलिन भी सिलसिले में नाकाम ही रहता, ख्वाह उससे कैसे भी ताल्लुकात होते। मैं गाड़ी चलाता रहा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। फिजा राइफल के हौलनाक धमाके से लरज उठी, लेकिन फायर चूक गया था। मैंने तेजी के साथ गाड़ी को लहराना शुरू कर दिया। चंद लम्हात तो सुकूत रहा, फिर एक और फायर हुआ और कार का अकबी शीशा चूर चूर हो गया। गोली उसे तोड़कर विंडशील्ड से बाहर निकल गई और मुझे दूसरी तरफ देखना मुश्किल हो गया। जिस जगह गोली लगी थी वहां एक सुराख हो गया और शीशा इस बुरी तरह चिटक गया था कि ड्राइविंग नामुमकिन हो गई। मैंने ब्रेक लगाने का इरादा किया ही था कि कार को एक जोरदार झटका लगा और मैं उछलकर छत से जा टकराया। इस पुरशोर धमाके और इस आबशिकन झटके से कार रुक गई। मैं बदहवासी के आलम में दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। कार एक चौराहे पर चढ़कर इलेक्ट्रिक पोल से इस तरह टकराई थी कि पोल जमीन पर आ गया। गनीमत यही हुआ कि बिजली के तार गाड़ी पर नहीं गिरे, मगर मैं गाड़ी से कूदकर अंधाधुंध एक तरफ भागा तो सामने ही मुझे बिजली के गिरे हुए तार नजर आ गए। मैं तारों को फांद कर पार कर गया। पुलिस कार अब बहुत करीब आ चली थी और मुझे यकीन था कि उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को देख लिया है। इस वक्त उनसे जान बचाने का मसला था। चुनाचे में बेख्तियार दौड़ता रहा। मुझे अपने अकब में इंसानी कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। पुलिस वालों को इस बात का इल्म हो गया था कि मैं इस हादसे में हलाक या जख्मी नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं कार से निकलकर भाग रहा हूँ। चुनाचे वो मेरे पीछे दौड़ रहे थे। सामने ही एक तंग और पतली सी गली थी जिसके दोनों तरफ अजीमोशान बिल्डिंगें बनी हुई थीं। पता नहीं ये रिहायशी इलाका था या दफ्तरी, मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। बस इस वक्त तो मेरा जहन निजात की राह तलाश कर रहा था। फिर मैं एक तरफ घूमा और मुझे एक अहाता सा नजर आ गया। दूसरे लम्हे में उसमें घुस पड़ा, ये जाने बूझे बगैर कि ये कैसी जगह है और यहाँ कौन है। यहाँ आकर मैंने अपने हवास किसी कदर दुरुस्त करने की कोशिश की। पुलिस वाले पीछे आ रहे थे। लंदन पुलिस के बारे में वैसे भी मेरे तजुर्बात बहुत तल्ख थे और मैंने जो कुछ इस पुलिस के बारे में सुना था वह बहुत खौफनाक था। मुझे यकीन था कि ये चालाक लोग मुझे तलाश कर लेंगे। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। फिर मुझे सामने ही सीढ़ियां नजर आईं और मैं फुर्ती से उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद मैं एक लम्हे के लिए रुका। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। अभी तक किसी को यह अंदाजा नहीं हो सका कि जिसकी तलाश में पुलिस दौड़ रही है वो उन्हीं की बिल्डिंग में मौजूद है। फिर किसी तरफ से मुझे आहट सुनाई दी और मैंने फिर दौड़ लगा दी। अब मैं दूसरी मंजिल की सीढ़ियां अबूर कर रहा था। दूसरी मंजिल की सीढ़ियां अबूर करके मैं ऊपर पहुंचा ही था कि किसी भारी भर कम बदन से जा टकराया। जिस शख्स से मैं टकराया उसके हलक से खौफनाक गुर्राहट निकली और दूसरे लम्हे मेरे चेहरे पर एक ताकतवर घुंसा पड़ा। मैं उल्टा होकर जमीन पर ढेर हो गया।
उस शख्स ने मलगजी रोशनी में मुझे देखा और दूसरे लम्हे गिरेबान से पकड़कर जमीन से उठाया। फिर उसने मुझे घसीटा और फ्लैट के खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गया। मैं खामोशी से उसके साथ घसीटता हुआ चला आया कि वक्ती तौर पर टकराने और गिरने ने मेरे हवास एक लम्हे के लिए मुअत्तल कर दिए थे, और फिर बाजू में जो तकलीफ हो रही थी उससे भी मैं तकरीबन नीम जान हो चुका था। वरना उस शख्स के घूंसे का जवाब तो ऐसा देता कि उसे भी जिंदगी भर याद रहता। अंदर पहुंचकर उसने मुझे धकेल दिया और जल्दी से दरवाजा बंद करके रोशनी बुझा दी। उसकी इस हरकत से मुझे अंदाजा हुआ था कि वो शख्स जो कोई भी है, लेकिन कम अज कम मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। रोशनी बुझाने का मकसद यही था कि वो मेरी जान बचाने का ख्वाहिशमंद है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मेरे हलक से एक भर्राई हुई आवाज निकली, कौन हो तुम? लेकिन मेरे इस सवाल का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वह मुझे अंदरूनी कमरे में ले गया। उस वक्त मैं उसी के सहारे चल रहा था, क्योंकि अचानक रोशनी बंद हो जाने से मेरी आंखों में गहरे लहरिए पैदा हो गई। चंद लम्हात के बाद उसने एक और दरवाजा खोला और मुझे लिए अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने अंधेरे ही में दरवाजे का पर्दा खींचा और फिर शायद वहां से आगे बढ़कर खिड़कियों के पर्दे भी खींचने लगा। फिर उसने मध्यम सा नाइट बल्ब रोशन कर दिया। नीली मध्यम सी रोशनी में मेरी आंखों को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने अपने सामने एक कवि हैकल आदमी को पाया, जिसका बदन खासा लंबा चौड़ा था, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं, आंखें छोटी छोटी, पेशानी बुरी तरह आंखों पर झुकी हुई, और सर के बाल भी छोटे छोटे थे। वो खासा मजबूत और कवि हैकल आदमी मालूम होता था। उसने आहिस्ता से कहा, क्या पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है? हाँ, मैंने जवाब दिया। क्यों? मेरे हाथ से एक आदमी मारा गया है, मैंने उसी लहजे में कहा। क्यों मारा गया है? सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर। लेकिन इस वक्त इन तमाम बातों का मौका नहीं। मुझे मदद चाहिए। क्या तुम वक्ती तौर पर मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम ठीक जगह पहुंच गई हो, उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मगर सुनो, अगर मुझसे कोई चालबाजी की तो? नहीं, मैं इस वक्त किसी भी चालबाजी की पोजीशन में नहीं। मेरे शाने में गोली लगी हुई है और मैं खासी तकलीफ में हूं। फिक्र मत करो, आओ इधर आओ, उसने कहा और फिर उसी कमरे में बिछी हुई एक मसहरी पर लेकर पहुंच गया। बैठ जाओ यहाँ, उसने कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुनो, मेरे लिए कोई बंदोबस्त हो सकता है? मेरे शाने में गोली पेवस्त है। तुम्हारे पास अगर कोई आर्जी बंदोबस्त हो तो? ठीक है, मैं अभी आता हूं, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर से मैंने कमरा लॉक होने की आवाज सुनी। थोड़ी देर के लिए फिजा में सकूत छा गया। पुलिस वाले शायद मेरी तलाश में भटकते हुए कहीं दूर निकल गए थे और मुझे अपने गहरे गहरे सांसों की बाज़गश्त इस कमरे में सुनाई दे रही थी। मैं उस शख्स का इंतजार करता रहा। मेरे ज़हन ने कई बार उसके बारे में सोचा। वो कौन है, क्या है, अजीब सी शख्सियत का मालिक है। मैं वक्ती तौर पर इतना मजबूर हो गया था कि उसका सहारा लिए बगैर कोई चाराकार नहीं था। अगर इस वक्त उस शख्स की मदद मिल जाती तो यह बहुत बेहतर होता मेरे लिए। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स था और कुछ दूसरी चीजें भी। उसने एक इलेक्ट्रिक स्टोव पर लोहे की एक छुरी रखी और स्टोव का प्लग सर्किट में लगा दिया। फिर उसने फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ दूसरी चीजें निकाली। उसमें से दो छोटी छोटी छुरियां उसने इलेक्ट्रिक स्टोव पर रख दी थीं। फिर उसने बॉक्स में से एक साइफन लगी हुई शीशी बाहर निकाली और मेरे नजदीक पहुंच गया। उसने खामोशी से मेरी कमीज में लगे हुए बटन खोले और उसे उतार दिया। फिर बुनियान भी उतार कर एक तरफ उछाल दिया और मेरे जख्म को देखने लगा। आगे पीछे से उसने किसी माहिर डॉक्टर की तरह मेरे जख्म को देखा और मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाता हुआ बोला, गोली गोश्त पार नहीं कर सकी और हड्डी महफूज है, मैं अभी इसे निकाल दूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। क्या मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं पूछ सकते, बस खामोशी से बैठे रहो, उसने कहा और फिर साइफन लगी हुई शीशी का स्याल मेरे जख्म के अतराफ में स्प्रे करने लगा। मुझे अपना दाहना शाना सुन होता हुआ महसूस हुआ। उसने मुझे मखसूस अंदाज में लिटाया और फिर स्टोव पर रखा हुआ सामान उठा लाया। किसी माहिर जर्राह की तरह उसने मेरे गोश्त का ऑपरेशन करके गोली निकाल ली। हैरत अंगेज बात यह थी कि जिस स्प्रे से उसने मेरे जख्म के अतराफ को सुन किया था, उसने मुझे जरा भी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया, वरना मेरा ख्याल था मैं शिद्दत तकलीफ से चीख पड़ूंगा। गोली निकालने के बाद उसने मेरे जख्म पर एक खास किस्म का मरहम लगाया, फिर टेप लगाया और उसके बाद बैंडेज कर दी। मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो वहां से फिर बाहर निकल गया और जब चंद लम्हात के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में कॉफी की 2 प्यालियां थीं। शुक्र था उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश नहीं की, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि मैं इसका आदी नहीं था। लो, कॉफी पियो। उसने एक प्याली मेरे सामने रखी और दूसरी अपने हाथ में लेकर बैठ गया। फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, अब अपनी कहानी सुनाओ। मैं एक आवारागर्द सियाह की हैसियत रखता हूँ। मैंने उसे सुनाने के लिए कहानी पहले ही सोच ली थी। सियाहत के दौरान मेरे ताल्लुकात मुख्तलिफ लोगों से रही हैं। उनमें मुनशियात के स्मगलर और दूसरे अफराद भी शामिल रहे हैं। पैसों के हसूल के लिए मैंने उनमें से बाज के लिए काम भी किया है और इसी वजह से बाज लोगों से मेरी दुश्मनी भी हो गई। मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग थे, मेरा ताकुब कर रहे थे और मुझे हलाक कर देना चाहते थे। मैं उनके निर्गे में फंस गया और फिर उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। मैं जख्मी हो गया।
भागने के लिए मैंने रास्ता तलाश किया, लेकिन मुझे कोई राह ना मिल सकी। तब मुझे एक कार नजर आई जिसमें एक शख्स मौजूद था। मैंने वहां से निकलकर उस शख्स से मदद मांगी, लेकिन जब मेरी मदद करने पर आमादा ना हुआ तो मैंने उसे हलाक कर दिया और उसकी कार लेकर भागा। यहां से थोड़े फासले पर मेरी कार हादसे का शिकार हो गई। पुलिस मेरे ताकुब में थी। मैं अंधाधुंध इस तरफ भाग आया और इस बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? उसने सवाल किया। एल्बर्ट। गुड। बाहर सूरत। एल्बर्ट, तुम जिस इलाके में दाखिल हुए हो यह खतरनाक इलाका है। रात गुजार लो, उसके बाद तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करूंगा। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। अगर कुछ दिन यहाँ रहे तो समझ जाओगे। वैसे मेरा नाम पेड्रो है, और पेड्रो ऐसी शख्सियत है जिसके पास पुलिस भी आते हुए घबराती है। चुनाचे मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक बात जरूर बताना पसंद करूंगा। जब तक मैं न कहूं यहां से निकलने की कोशिश मत करना। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंडोलिन का यह अजीबोगरीब रवैया भी मेरी समझ में नहीं आता था। उसने मुझे मिडनाइट कॉर्नर पहुंचने के लिए कहा और इस तरह मुझे एक मुसीबत में फंसा दिया। इतनी मुसीबत में कि मैं गोली लगने से जख्मी भी हो गया। इस तरह किसी शख्स पर भरोसा किया जा सकता है? यह तो हर शख्स ही अपने आप को बहुत ऊंची चीज समझता है। सलाबो भी गायब हो गया था। ना जाने उस बेचारे पर क्या गुजरी। बाहर तौर मुझ में और उसमें फर्क था। वो अगर किसी मुसीबत में फंस जाता तो कम से कम अपनी पुरस्रार कुव्वतों से काम लेकर अपना बचाव कर सकता था, लेकिन मेरे लिए मुसीबतें ही मुसीबतें यहाँ खड़ी हुई थीं। खास तौर से गोली के जख्म ने मुझे निढाल कर दिया। हरचंद की यह जख्म शदीद नहीं था, लेकिन यह भी मुमकिन था कि हड्डी टूट जाती। हालांकि यह ठीक हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक मुझे क्या करना चाहिए? मैं कोई भी सही फैसला करने से कासिर था, लेकिन फिर यही सोचा कि अभी फिलहाल इसी शख्स के साथ गुजारा किया जाए। चुनाचे मैंने कहा, नहीं मिस्टर पेड्रो, तुम बेफिक्र रहो, मैं यहां से जाने की कोशिश नहीं करूंगा। गुड, वेरी गुड। और हाँ सुनो, माली हालत कैसी है आजकल तुम्हारी? ठीक नहीं है मिस्टर पेड्रो। खैर तुम इसकी फिक्र भी मत करो, मैं तुम्हें ओस्लो में ले चलूंगा। ओस्लो क्या है? ओस्लो हम लोगों के लिए जन्नत की सी हैसियत रखता है। वहां तुम्हें तुम्हारी पसंद के मुताबिक ऐसे छोटे मोटे काम भी मिल सकती हैं जिनसे तुम वक्ती तौर पर दौलत कमा सको, और ऐसे भी मिल सकती हैं और ऐसे भी मिल सकती हैं जिनसे तुम लंबे अरसे के लिए माली मुश्किलात से निजात पालो। तब मैं तुम्हारे साथ ओस्लो जरूर चलूंगा, मैंने जवाब दिया। मिस्टर एल्बर्ट, मैं तुम्हें वहां मिस्टर ग्रीचर से मिलाऊंगा। वो बेहद नफीस आदमी हैं, और खास तौर पर बहादुरों की वो दिल से कदर करती हैं। अगर तुम उन्हें पसंद आ गए तो फिर ये समझ लो तुम्हारी तकदीर तो खुल गई। मिस्टर ग्रीचर कौन है? बस मिस्टर ग्रीचर वो हैं जो लोगों की तकदीरें बनाने और बिगाड़ने में अपना सानी नहीं रखते। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। लंदन में तुम पुलिस से बच सकते हो, लेकिन उनसे नहीं। वो किसी को भी चूहे के बिल से खींच निकालने की हिम्मत रखता है। उसे दगा करने वाले कुत्ते की मौत मार दी जाती है। मैंने एक गहरी सांस ली। यही जुमले मुझसे गुलशी ने कहे थे, और यही जुमले इससे पहले भी कहे जा चुके थे। हर शख्स अपने तौर पर यही समझता था। इसका मकसद है लंदन की पुलिस ना हुई, बदमाशों की शागिर्द हो गई। बाहर तौर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं तो वक्ती तौर पर अपने लिए कोई पनाहगाह तलाश करना चाहता था। चुनाचे मैंने नरम लहजे में कहा, मिस्टर पेड्रो, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूंगा। मैं किसी से दगाबाजी की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ और बेफिक्र होकर सो जाओ। पुलिस अगर इस पूरे इलाके को भी घेर ले तो तुम्हें नहीं पा सकेगी, यह पेड्रो का वादा है। शुक्रिया मिस्टर पेड्रो, मैंने कहा और खामोश हो गया। कॉफी की प्याली खत्म करके मैंने एक तरफ रख दी। पेड्रो मुझे आराम करने की तलकीन करके कॉफी के बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। मैंने गहरी गहरी सांसें ली। अजीबोगरीब सूरत हाल थी। मैं खुद को हालात के धारे पर छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ना जाने कब तक मुझे नींद नहीं आई। इसके बाद दूसरे दिन दोपहर के करीब मेरी आंख खुली। मुझे नहीं मालूम था कि इस दौरान पेड्रो क्या करता रहा है। मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था। जब मैं बाहर निकला तो मुझे सामने ही पेड्रो नजर आ गया। वो बाकायदा लिबास में मलबूस था। दिन की रोशनी में मैंने इस शख्स को बगौर देखा। वाकई खतरनाक शख्सियत का मालिक था, और जिस्मानी बनावट से यह एहसास होता था कि वो बेपनाह ताकतवर है। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिया। हेलो, हेलो मिस्टर पेड्रो, मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब खुश दिली से दिया। अब कैसा है तुम्हारा जख्म? ठीक है। आपने शायद मेडिकल तालीम हासिल की है। बस काम चलाना आता है, और फिर हमारा तो कारोबार ही ऐसा है, फौरी तौर पर सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि मैंने मिस्टर ग्रीचर से तुम्हारे बारे में बात की है। वाह, क्या कहा मिस्टर ग्रीचर ने? शाम को ओस्लो में मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। अब तुम ऐसा करो, खाना तैयार है, खा लो। खाना किसने तैयार किया है मिस्टर पेड्रो? ये सवालात तुम्हारे लिए बेकार हैं। बस यूं समझ लो कि सब कुछ किसी न किसी तरह हो ही जाता है। पेड्रो ने जवाब दिया और मैंने गर्दन हिला दी। नहाने की तो हिम्मत नहीं थी, ना हाथ मुंह धोया। जख्म में अब हल्की हल्की टीसें उठ रही थीं, लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थीं।
मैंने खाना वगैरह खाया। पेड्रो ने मेरे लिए लिबास का एक जोड़ा लाकर रख दिया। अरे ये कहाँ से आया, मैंने सवाल किया। फिर वही सवाल। मैंने कहा ना, यहाँ जो कुछ होता है उसको खामोशी से देखो, उस बारे में सवाल मत करो, उसने कहा और मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन झुका दी। शाम के धुंधलक फिजा में फैल गई तो पेड्रो ने मुझे तैयार होने के लिए कहा। मैं तैयार हो गया। थोड़ी देर के बाद हम उस फ्लैट से बाहर निकल रहे थे। मैंने अपने चेहरे में कोई तब्दीली नहीं की। मुझे खौफ था कि कहीं पुलिस मुझे देखे तो पहचान ना ले, लेकिन पेड्रो को इसकी परवाह नहीं थी। वो नीचे उतरा और फिर इमारत से थोड़े फासले पर मौजूद एक गैराज से उसने एक छोटी सी नीले रंग की कार निकाली और उसमें बैठकर हम दोनों चल पड़े। शहर की रोशनियां जल उठी थी। लंदन की जिंदगी अपने पूरे जोशो खरोश से रवां-दवां थी। सड़कें फुटपाथ भरे हुए थे। छोटे छोटे होटलों के न्यून साइन जल चुके थे। दुकानें ग्राहकों से भरी हुई थीं। हम लोग एक सिमत चलते रहे। पेड्रो उम्दगी से ड्राइविंग कर रहा था। बंदरगाह के नवाही इलाके में एक शराब खाने के सामने उसने गाड़ी रोकी। सामने ही बड़े बड़े रोशन हरूफ में ओस्लो लिखा हुआ नजर आ रहा था। यहाँ भांत भांत के लोग मौजूद थे। शराब खाने और होटल चारों तरफ मौजूद थे। गैर मुल्की जहाजों से उतरने वाले मल्लाह तवील समुद्री सफर के बाद इन तफरी गाहों पर टूटे पड़ रहे थे। पेड्रो मुझे लेकर ओस्लो में दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही तेज मौसीकी ने हमारे इस्तकबाल किया। क्लब के नीचे छत वाले हॉल में सिर्फ रंगीन कुमकुमों की आराइशी झालरें रोशन थीं और रंग बिरंगी रोशनियों की झालरों में एक रक्कासा मेजों के दरमियान थिरकती फिर रही थी। हॉल के एक सिरे पर बने हुए 2 फुट ऊंचे स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा तेज आवाजों में साज बजा रहा था और रक्कासा हर बदलते हुए सुर के साथ अपने रक्स के अंदाज में भी तब्दीलियां पैदा कर रही थी। पेड्रो मुझे लेकर काउंटर के नजदीक पहुंच गया। यहाँ एक पस्ता कद आदमी मौजूद था। उसका घुटा हुआ सर और छोटी छोटी आंखें बेहद चमकदार थीं। उसने पेड्रो की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। चीफ? हाँ मौजूद हैं, लेकिन ये चीफ के मेहमान हैं, पेड्रो ने जवाब दिया। उस शख्स ने गर्दन हिला दी। फिर उसने काउंटर के नीचे हाथ डालकर एक सफेद कार्ड बाहर निकाला और फिर उस पर 2 हिंसे की मोहर लगा दी और इसके बाद वो कार्ड उसने पेड्रो के हवाले कर दिया। पेड्रो मुझे लेकर हॉल से निकलता हुआ चला गया। हम अकबी राहदारी में पहुंचे तो उसके आखिरी सिरे पर 2 मुसल्ला आदमियों ने हमें रोक लिया। पेड्रो ने सफेद कार्ड उनके सामने किया और उन्होंने गर्दन खम कर दी। आगे की राहदारी नीम तारीख थी। उसके इख्तिताम पर नीचे जाने वाले जीने बने हुए थे। पेड्रो बेधड़क उन जीनों पर उतरने लगा। उसने बेख्तियार मेरा हाथ पकड़ लिया। जीनों के इख्तिताम पर एक बंद दरवाजा मौजूद था। पेड्रो ने 2 बार दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजे के पीछे मौजूद आदमी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही तय खाने से गर्म हवा के तेज भभके बाहर आए और पेड्रो मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गया। ओस्लो का वो तय खाना दरअसल जुआ खाना था, जहां बड़े आला पैमाने पर जुआ हो रहा था। सारा काम टोकनों के जरिए हो रहा था। पेड्रो ने बताया कि तय खाने में आने वाले मुख्तलिफ मालियतों के टोकन खरीदती हैं और वापसी के लिए मामूली सरचार्ज अदा करके हर शख्स को टोकनों के जरिए रकम अदा कर दी जाती है। हम तय खाने में होने वाले खेल को नजरअंदाज करके एक बड़े से कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचे। दरवाजा बंद नहीं हुआ था। हम अंदर पहुंचे तो हमारे सामने एक कवि हैकल शख्स मौजूद था। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो सफेद फॉर्म नहीं था, बल्कि किसी अजीब सी नस्ल का आदमी मालूम होता। उसके चेहरे का रंग मुटियाला सा था और आंखें धुंधलाई हुई। आम निगाह देखने से वो कोई कैंचली में लिपटा हुआ सांप मालूम होता था, मरियल मरियल सा और अजीब सी आवाज का मालिक। उसने धुंधलाई हुई आंखों से हमें देखा और पेड्रो को इशारा किया। पेड्रो मुझे लेकर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। यह है एल्बर्ट? उसने सवाल किया। हाँ जी मिस्टर एल्बर्ट, पेड्रो मुझे तुम्हारी कहानी सुना चुका है। मैं सयाह हूं जनाब, और बस मैं काम करने वालों के लिए ज्यादा मालूमात नहीं हासिल करता। मुझे तो सिर्फ इस बात से गर्ज है कि जो शख्स मेरा काम कर रहा है वो मेरे मामले में मुखलिस है। बाकी वो कौन है क्या है मुझे इससे दिलचस्पी नहीं होती। तुम्हारा अपना नजरिया क्या है इस सिलसिले में? जनाब अली, मैं भी सिर्फ काम करना पसंद करता हूँ। गुड, बड़ी खुशी हुई इस बात से। हमने तुम्हें फौरी तौर पर रख लिया है। तुम यहाँ रहो, तुम्हारा जख्म भर जाए तो फिर मैं तुम्हें कोई काम सौंपूंगा। वैसे अगर तुम खुद को पेड्रो के घर पर महफूज समझते हो तो वहां रहो, वरना यहाँ भी तुम्हारे लिए इंतजाम हो सकता है और ये जगह हर किस्म की खराबियों से महफूज है। मुझे कोई एतराफ नहीं है चीफ, मैं यहीं रह सकता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम किए देता हूँ, उस शख्स ने कहा और फिर उसने ओस्लो के एक हिस्से में मेरे लिए कमरे का बंदोबस्त कर दिया। और इसके बाद मुझे यहाँ के बारे में अजीबोगरीब मालूमात हासिल हुई। ओस्लो का जुआ खाना सरकारी लाइसेंस के तहत चलता था, मगर वहाँ हर किस्म का कारोबार होता था। जीतने वालों को मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैप किया जाता और हारी रकमें जीतकर बाहर निकल जाने वाले कभी वो रकमें अपने कब्जे में नहीं रख सकते थे। ओस्लो के अपने आदमी थे जो उन रकमों को लूट लिया करते। ये अगर जुराइम का बहुत बड़ा अड्डा कहा जाए तो गलत ना होगा। ग्रेचर के बारे में मालूम हुआ कि वो अजीबोगरीब फितरत का मालिक है, कभी बिल्कुल नरम और चूहे की मानंद और कभी इतना सख्त और खतरनाक कि उसके तस्वुर से दिल लरस जाए। मुझे इन तमाम चीजों से कोई गर्ज नहीं थी। मैं तो सिर्फ वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता था।
ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि मिस्टर मैंडोलिन मेरी गुमशुदगी के सिलसिले में क्या करते हैं। वक्त गुजरता रहा। यहाँ मेरे जैसे आदमी के लिए कोई सही गुंजाइश नहीं थी। हाँ, अगर मेरी जगह सलाबो होता तो वो यकीनन यहाँ की जिंदगी को बड़ी दिलचस्प निगाहों से देखता। अक्सर मुझे भी मेरे कमरे में परेशान किया जाता था और हर तरह से उन बुराइयों की जानिब रागिब करने की कोशिश की जाती जो मेरी फितरत में शामिल नहीं थी। लेकिन अब तक मैंने खुद को संभाल कर रखा था। मैं भटकने का आदी नहीं था। शैनी नामी एक लड़की कई बार मेरे पास आ चुकी थी। बड़ी शौक व शंक सी लड़की थी। अजीबोगरीब बातें किया करती। कभी उसकी बातें एक फलसफियाना रंग इख्तियार कर लिया करती, कभी वो एक खलंडरी सी लड़की मालूम होती। मैंने हमेशा उसकी दिल शिकनी की, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो मेरे पास आ बैठती। मेरा जख्म आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था और कई दिन गुजर चुके थे मुझे यहाँ रहते हुए। और भी लुत्फ आने लगा। दिल में कोई तरद्दुद भी नहीं था। बस जिंदगी किसी खास मकसद के लिए वक्फ तो नहीं थी कि मैं परेशान होता। अब जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। हालात जो कुछ भी कहते हैं उन्हीं के मुताबिक अमल करना मुनासिब है। सलाबो अगर फंस गया तो अपने आप ही निकल जाएगा। मुझे मिलता है तो मिले, नहीं मिलता तो ना मिले। अब मैं किसी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने को तैयार नहीं था। हाँ, अगर कभी कभी ख्याल आता तो सलाबो का, वो कहाँ है और किस हाल में है। किसी बड़ी मुसीबत का शिकार तो नहीं हो गया, जिंदा भी था या नहीं। लेकिन इससे ज्यादा सोचने को जी नहीं चाहता था। वो मुझे मिले या ना मिले, मेरी जिंदगी में कैसे ही परेशान कुन लम्हात आ जाएं, लेकिन मैं उसकी जिंदगी का ख्वाहा था। मैं चाहता था कि वो जिंदा रहे। पता नहीं कमबख्त मैंडोली ने क्या चक्कर चलाया था हम दोनों के साथ। असल में पहला चक्कर ही खतरनाक था। टैरी मार्शल ने हमें जिस जाल में फंसाया था वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। पुलिस के चुंगल में फंस जाते तो सजाए मौत भी हो सकती थी, और अब ये सजा भुगत रहे थे। बहरहाल अब इन अहमकाना सोचों में कुछ नहीं रखा था। हालात जो भी रुख इख्तियार करें, हमें उन्हीं के सहारे चलना है और कोई चारा भी नहीं। इन एहसासात ने मुझे अपने आप से बेफिक्र कर दिया। ओस्लो के हर हिस्से में जाने की मुझे इजाजत थी। मैं कहीं भी आ जा सकता था। मैंने महसूस किया कि इस दौरान मेरे ऊपर कोई खास निगाह भी नहीं रखी जाती। मैंने फैसला कर लिया कि ओस्लो से निकलने की कोशिश नहीं करूंगा तावक्त ये कि ग्रेचर मुझे इस सिलसिले में हदायत न करे। एक शाम में अपने कमरे में बैठा था कि शैनी फिर मेरे पास आई। उसकी आंखों में वही शरारत, वही चमक थी। हेलो एल्बर्ट, उसने कहा। हेलो, कैसे मिजाज हैं शैनी? ठीक हूँ। ताज्जुब की बात है कि आज खिलाफे मामूल तुम मुझसे नरम लहजे में बात कर रही हो। क्या मतलब? मैंने सवाल किया और शैनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमसे गुफ्तगू करते वक्त बहुत लुत्फ आता है। क्यों आखिर? क्या ऐसी खास बात है मुझ में? बहुत सी खास बातें हैं तुम में। यूं महसूस होता है कि तुम एक ऐसी इज्जत माबदोशीजा हो जो अपने आप को बुरी निगाहों से बचाना चाहती है। तुम्हें मेरी निगाहें बुरी लगती हैं? शैनी ने सवाल किया। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं यार, पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो क्या चीज तुम? एल्बर्ट हूँ, एल्बर्ट। एल्बर्ट तो हो, लेकिन मसला यह है कि तुम अपने आप को इस तरह बचाते क्यों हो? मैंने तुम्हें कभी शराब पीते हुए नहीं देखा। शराब और औरत, जिंदगी में इन दोनों चीजों से तुम इतने दूर क्यों भागते हो? ये मेरी अपनी पसंद की बात है शैनी, तुम्हें इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, एतराज की बात नहीं है, बस जानना चाहता हूँ। बेकार है ये कोशिश। बस मुझे तुम्हारी जात में एक अनोखापन नजर आता है एल्बर्ट। इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते। तुम नायाब चीज हो। मेरी जिंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरी उम्र इस वक्त 21 साल है, लेकिन यकीन करो मेरा तजुर्बा 2100 साल का है। मैंने इंसानों को इतने करीब से देखा है कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं उन बदनुमा दिलों में झांकती हूँ जहां गंदगी और गलाजत के अलावा कुछ नहीं होता। मैं उनके एहसासात को पढ़ती हूँ और तुम यकीन करो, मेरा दिल चाहता है कि इंसानों पर एक किताब लिखी जाए। एक ऐसी किताब जिसका कोई उन्वान ना हो। उसका कोई उन्वान हो भी नहीं सकता। तुम फिर फलसफा भिगा रही हो मेरे सामने। तो फिर क्या करूं? तुमसे क्या गुफ्तगू करूं समझ में नहीं आता। चलो अपने बारे में ही कुछ बता दो। क्या बताऊं तुम्हें? यही कि तुम कौन हो और बुरे पेशे में होने के बावजूद बुराइयों से इतनी दूर क्यों हो। मैं बुराई और अच्छाई में तमीज नहीं कर सकता शैनी। बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी की एक डगर है, उस पर चल रहा हूं। तुम्हारी ये कमाई किसके काम आती है? मेरे अपने काम। मेरा मतलब है कोई और नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल तनहा हो? हाँ, बिल्कुल तनहा। ये तन्हाई तुम्हें बेसुकून नहीं करती? करती है, लेकिन मैं ये बेसुकूनी ज्यादा पसंद करता हूँ। उस बेसुकूनी से जो जमीर की चुभन से पैदा होती है। अच्छे आदमी बुरे आदमियों में क्यों आप फंसे हो? वह दर्द भरे लहजे में बोली। शैनी, किसी की जातियात में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं हक हासिल करना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम मुझे आम लोगों से मुख्तलिफ लगते हो। मुझे तुम्हारी जात से दिलचस्पी है। मैं मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये लफ्ज मेरी जुबान पर आकर गंदा हो जाता है। लेकिन अगर तुम रूह के कायल हो और इस बात पर यकीन रखते हो कि रूह की पाकीज़गी बाकी तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ होती है, तो फिर इस मोहब्बत को कबूल कर लो। एक ऐसे साय की हैसियत से जो कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, तुम कभी छू नहीं सकते। मैं ताज्जुब से शैनी की शक्ल देखने लगा। फिर मैंने कहा, शैनी,
ये भी तुम्हारी जज्बातियत है, बल्कि मुआफ करना हमाकत है एक ऐसे शख्स से जो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेमसरफ है। मोहब्बत करके क्या करोगी? और जबकि तुम ये भी जानती हो कि मैं आम हालात में भी जिंदगी के इन असूलों का कायल नहीं हूं जो इंसान के लिए बना दी गई हैं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं। जब तक तुम यहाँ हो मुझसे मेरे दोस्त की हैसियत से बातें किया करो, मुझसे मिलने की आरजू किया करो, सिर्फ चंद रोज जब तक तुम यहाँ हो। चले जाओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। वादा करती हूँ कि इसके बाद तुम्हारा पीछा करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन क्या हर्ज है यार, अगर जिंदगी में 4 दिन किसी को सौंप दिए जाएं तो कौन सा नुकसान हो जाता है? उसके लहजे के कर्ब को मैं महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि वो कैसी लड़की है, बुराइयों के रास्ते पर चल निकली है। पता नहीं क्यों, किस तरह और किस हाल में यहां तक पहुंची, लेकिन उसकी रूह का कर्ब मुझे साफ महसूस हो रहा था। मैं तो बेयकीनी के हालात का शिकार था, नहीं जानता था कि आने वाला वक्त मुझे कौन से रास्तों पर पहुंचा दे। इसलिए इस अहमक लड़की को मैं क्या फायदा पहुंचा सकता था। ताहम मैंने उसकी बात मान ली और मैंने आहिस्ता से कहा, शैनी, तुम मुझे अपने दोस्तों में शुमार करो। मेरे इन चंद हरफों ने शैनी को जो मुसरत बख्शी, उसका इजहार उसके चेहरे से हो रहा था। वो खुशी के आलम में मुझे देख रही थी। फिर उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे और दूसरे लम्हे वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं मुतहय्यराना निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन मैंने इस हद तक कोशिश नहीं की कि आगे बढ़कर उसे किसी खास अंदाज में दिलासा देता। मैं उसे देखता रहा। जब उसके दिल का गुबार हल्का हो गया तो उसने डुबडुबाई आंखों से मुझे देखा और फिर हंस पड़ी। मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। पागलों की कैफियत महसूस हो रही थी उसकी। ताहम मैं खामोश रहा। फिर उसने आंसू खुश्क कर लिए और बोली, तुम्हारा रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। एक सही इंसान का रवैया यही होना चाहिए, झूठी तसल्लियां देना, वक्ती जज्बों का इजहार करना। और तुम मुझे एक ठोस इंसान मालूम होती हो। यह भी तुम्हारा फलसफा है शैनी, मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे तुम्हारी इस अजीबोगरीब शख्सियत ने मेरे दिल को यह तजस्सुस जरूर पैदा कर दिया है कि मैं तुम्हारे बारे में मालूम करूं तुम कौन हो। शैनी ही हूं, लेकिन बदनसीब शैनी। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। फिर मैंने उसके बाजू पर हाथ धरते हुए कहा, शैनी, मुझे सिर्फ अपना दोस्त तस्वुर करो। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक परेशान हाल इंसान हूं। शैनी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हात खामोशी रही, फिर बोली, इससे ज्यादा मुझे कुछ दरकार भी नहीं। यकीन करो एल्बर्ट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। बस मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझे अपना कहे, मोहब्बत से बात करे, सच्चा और सीधा आदमी हो। और एल्बर्ट, मुझे वो लोग काबिल एतमाद नजर नहीं आते जो किसी मकसद या लालच के तहत मुझसे मिलते हैं। मैं तुम्हारे लिए अफसरदा हूं शैनी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैंने कहा, जो कुछ तुम कर चुके हो मुझे उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो। शैनी चली गई और मैं उसकी कहानी के बारे में सोचता रहा। इस जगह मुझे पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान मेरा जख्म भर गया और नई खाल आ गई। इस पूरी मुद्दत में मेरे साथ यहाँ बेहतरीन सलूक किया गया, कभी कोई परेशानी ना होने दी गई। फिर उस दिन पैड्रो मेरे पास आ गया। इन तमाम दिनों में उसने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की थी। उसने बड़ी खुश इखलाकी से मुसाफिया किया। वो मेरी खैरियत पूछने लगा, कहो क्या हाल है एल्बर्ट, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारी मेहरबानी से, मैंने जवाब दिया। मेहरबानी का कोई मसला नहीं, अब तुम काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, कहो क्या काम है? एक छोटा सा बहरी सफर करना है तुम्हें, उसने कहा। क्या काम होगा? मैंने सवाल किया। काम की नौयत मंजिल पर पहुंचकर ही मालूम होगी। वैसे बेहद दिलचस्प लेकिन हौसले का काम है। मैं तैयार हूँ। मिस्टर ग्रेचर ने आज तक मेरे साथ जो सलूक किया है उसकी वजह से मैं उनका एहसानमंद हूँ। एहसान की कोई बात नहीं, तुम उनके लिए काम करोगे और वह तुम्हें इसकी अदायगी करेंगे। हमें काम के लोगों की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ सामान लाया हूँ, उसमें कुछ कपड़े वगैरह हैं जो तुम्हें अपने इस्तेमाल के लिए रखने हैं, उसने कहा और फिर बाहर की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। एक आदमी आया और उसने एक सूटकेस मेरे सामने रख दिया। पेड्रो कुछ देर तक मुझसे बातें करता रहा और इसके बाद चला गया। रात को तकरीबन 3 बजे होंगे जब मैं ओस्लो से बाहर आया। एक बंद गाड़ी में 3 अफराद मौजूद थे, पेड्रो भी मौजूद था। उसने उनसे मेरा तारुफ करवाया और इसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। चूंकि साहिली इलाके में था इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इसका इख्तिताम जल्दी होगा, लेकिन खिलाफ तवक्को सफर काफी देर तक जारी रहा। अकबी हिस्सों के शीशों पर सफेद रंग होने की वजह से रास्तों का सही अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो मुझे समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दिया। उस वक्त हम साहिल से बमुश्किल 15-20 गज दूर गाड़ी में मौजूद थे। तारों भरे आसमान की रोशनी में स्याह समुद्र के सीने पर द्योहैकल मौजें उठ रही थीं। किनारे पर एक छोटी सी कश्ती का हैवला लरसता नजर आ रहा था। मेरे हमरा गाड़ी से एक शख्स नीचे उतरा और इसके बाद गाड़ी तेजी से वापसी के रास्ते पर चली गई। उस शख्स का तारुफ मुझसे ग्रेसन कहकर कराया गया। ग्रेसन मुझे साथ लेकर चट्टान से बंधी हुई लाइफ बोट की जानिब चल पड़ा। फिर चट्टान से रस्सी खोलकर हम दोनों पानी में दौड़ती हुई कश्ती को रेत से पानी में ले गए तो हम कश्ती में सवार हो गए। प्लास्टिक के चप्पों के सहारे हम कश्ती को गहरे पानियों की तरफ धकेलते रहे।
इस इलाके में तहद्दे निगाह साहिल वीरान पड़ा हुआ था और बेतरतीब पहाड़ियों के सिवा कुछ नजर न आता था। ग्रेसन ने कश्ती का रुख दुरुस्त कर लिया और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक टॉर्च निकाली। इस टॉर्च पर 2 रंग के शीशे लगे हुए थे, एक हिस्सा नीला और दूसरा गहरा सुर्ख। उसने टॉर्च 3 बार रोशन की और इसके बाद समुंदर में निगाहें जमा दी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि गहरे समुंदर में काफी दूर सब्ज रंग की एक रोशनी चमकी और फौरन ही मालूम हो गई। ग्रेसन ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर उसने कहा, हमें उस तरफ जाना है। और हम एक बार फिर प्लास्टिक के चप्पुओं से रुख काटने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने गहरे समुद्र में लंगर अंदाज एक तारीख लॉन्च का हैवला देखा। आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो वहां उस हैवले की नकलो हरकत भी महसूस हुई। फिर उधर से आवाज आई, कौन है उधर, कौन है, आ जाओ। और ग्रेसन ने कश्ती का रुख बड़ी लॉन्च की तरफ मोड़ दिया। पुरसुकून मौजों से लड़ते हुए थोड़ी देर के बाद हम उस बड़ी बोट के नजदीक पहुंच गए। अरशे से सीढ़ी लटकाई गई और हम दोनों बारी बारी ऊपर चढ़ गए। लाइफ बोट भी ऊपर खींच ली गई। इसके साथ ही बोट का डीजल इंजन बेदार हो गया। अंधेरी रात में समुद्री हवा के खून के थपेड़े अगर नागवार नहीं लग रहे थे तो कुछ खुशगवार भी नहीं थे। बोट पर मछलियों की बसांत फैली हुई थी। अरशे पर पहुंचने के बाद मैं अंधेरे में आगे बढ़ा तो पैर नीचे जाल में उलझ गया। उस वक्त बोट का लंगर उठा दिया गया और वह अचकोले खाती आहिस्ता आहिस्ता रुख बदलने लगी। अरशे पर मेरे साथ ग्रेसन के अलावा 2 आदमी और भी मौजूद थे। उनमें से एक के हाथ में महदूद रोशनी वाली टॉर्च थी जिसके शीशे पर सब्ज फिल्टर लगा हुआ था। मोटर बोट अब हरकत में आ गई थी, लेकिन उसकी तमाम रोशनी अभी तक बुझी हुई थी। हमें उस टॉर्च की महदूद रोशनी में कैबिन तक पहुंचा दिया गया, जहां व्हील पर एक दाढ़ी वाला खौफनाक शख्स नीली जीन्स और जैकेट पहने मसरूफ था। कंट्रोल पैनल पर लगी रंगीन छोटी छोटी रोशनियों के नकाश ने उसका चेहरा बहुत भयानक बना दिया था। कैबिन में उसके अलावा 2-3 अफराद और मौजूद थे। उन सब के लिबास माहीगीरों जैसे थे और वो बोट साख्त के एतबार से छोटा सा फिशिंग ट्रॉलर मालूम हो रही थी। बोट का इंजन बहुत ताकतवर था क्योंकि रुख दुरुस्त करने के बाद उसकी रफ्तार तेजी के साथ बढ़ने लगी और अब वो सीधी जा रही थी। इसे सूरत हाल समझा दिया है ना? व्हील पर बैठे शख्स ने मुड़े बगैर या किसी को मुखातिब किए बगैर सवाल किया। सुनो मिस्टर एल्बर्ट, अब तुम्हारा नाम एल्बर्ट नहीं है। ग्रेसन ने मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा, हम खुले समुद्र में माहीगीरी के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा नाम डडसन है और तुम्हें इसका ख्याल रखना है। ओके सर, मैंने जवाब दिया। हमारा वास्ता किसी से भी पड़ सकता है और उस वक्त हमें यही सब कुछ बताना है। निहायत मोहतात रहने की जरूरत है, ग्रेसन बोला। मुतमईन रहो मिस्टर ग्रेसन, मैं तुम्हारी हदायत के मुताबिक काम करूंगा। थोड़ी देर के बाद बंदरगाह की रोशनियां भी जल उठी। रफ्तार में भी थोड़ी सी कमी वाक़ हो गई। मोटर बोट बंदरगाह के बैरूनी साहिल से गुजर रही थी। अचानक कस्टम पुलिस की एक गश्ती लॉन्च से हमें रुकने का सिग्नल मौसूल हुआ। मोटर बोट के कप्तान ने दांत पीसकर चंद गालियां बकीं और चंद मिनट में मोटर बोट की रफ्तार दम तोड़ने लगी। इसके बाद ही कस्टम वालों की बोट हमारी बोट के नजदीक आ गई। चंद सवालात तो जवाबात हुए। हमारी बोट से एक शख्स ने कागजात कस्टम वालों की बोट पर मौजूद लोगों को दिखाए और माहीगीरी का परमिट दिखाने के बाद हमें सफर जारी रखने की इजाजत दे दी गई। वक्त गुजरता रहा। हम बंदरगाह से काफी फासले पर निकल आए। समुद्र के मशरकी किनारों से सफेदी चमकने लगी और सितारे झिलमिलाने लगे। फिर नसीम सहरी के लतीफ झोंके सरसराए। फिजा में बहरी परिंदे मासूम आवाजें निकालते हुए कितार दर कितार खुराक की तलाश में निकल गए और देखते ही देखते सूरज निकल आया। मेरे साथ कैबिन में बैठे हुए सब लोग ऊँग रहे थे, मगर बोट का कप्तान पूरी मुस्तैदी से अपने काम में मसरूफ था और ना तो उसके चेहरे पर कोई थकन नजर आ रही थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई आजर्दगी या कमजोरी। काफी दूर तक चलने के बाद हमें एक छोटा सा जजीरा नजर आया। दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। जजीरे का तूलो अर्ज ज्यादा नहीं था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हम लोग किस सिमत निकल आए हैं और ये कौन सा हिस्सा है। इस सिलसिले में मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश भी नहीं की और थोड़ी देर के बाद मोटर बोट जजीरे पर पहुंच गई। जजीरे पर मोटर बोट के लिए एक छोटा सा हैंगर बना हुआ था। कोई बात समझ में नहीं आई। जब मोटर बोट हैंगर से जा लगी तो तमाम लोग चौंक कर खड़े हो गए। कप्तान ने खुद ही ये सारा काम कर लिया था। मैं जाग रहा था। ग्रेसन भी उठ गया। दूसरे तमाम लोग भी मुस्तादी से खड़े हो गए। फिर वो बोट को लंगर अंदाज करने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद हम जजीरे पर उतर आए। जजीरा बज़ाहिर वीरान नजर आता था। किसी इंसान का यहाँ कोई वजूद नहीं था। ग्रेसन मेरे नजदीक आ गया और उसने मुझसे कहा कि मैं अपना सामान उठा लूं। मैंने उस वक्त भी उससे कोई सवाल नहीं किया। खामोशी से सूटकेस उठाकर मैं बोट से नीचे आ गया और खिड़की की सीढ़ियां तय करता हुआ मैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगा। अब मुझे यह एहसास हो रहा था कि प्रोग्राम कुछ लंबा ही है, क्योंकि अगर कोई मुख्तसर प्रोग्राम होता या किसी जहाज से माल की डिलीवरी लेना होती तो फिर सामान वगैरह लाने की क्या जरूरत थी। ये बात मैंने पहले नहीं सोची थी और मैं यही समझता रहा कि ये लोग किसी समुद्री लॉन्च से माल वसूल करेंगे और उसके बाद वापस अपने ठिकाने पर आ जाएंगे।
लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये ख्याल गलत था। मामला कुछ और ही था। हम लोग चलते रहे। हमारे दोनों सिमत घनी और कद्दे आदम झाड़ियां थीं और उनके दरमियान एक छोटी सी पगडंडी ना जाने कौन से रास्ते पर जाती थी। पगडंडी किसी कदर नशेब में थी और बुलंदी की कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हमें कुछ ढलान तय करने पड़े और हम ऊपर पहुंचे तो हमने एक पहाड़ी सिलसिला देखा। पहाड़ी के छोटे छोटे टीले थे जो उस जजीरे पर फैले हुए थे। इन टीलों पर छोटे छोटे गार भी नजर आ रहे थे। फिर हम एक बड़े गार के धाने के पास पहुंच गए। यहाँ 2 आदमी मौजूद थे। उन्होंने हमें देखकर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई और हम गार में दाखिल हो गए। गार में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। ये गैर कुदरती नहीं थे, लेकिन बड़े साफ और शफाफ और जिंदगी की जरूरतों से आरास्ता। ग्रेसन ने कमरे की तरफ इशारा करके कहा कि यह मेरा ठिकाना है। ग्रेसन डियर, तजस्सुस इंतहा को पहुंच गया है। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे? कुछ देर रुको, अभी हमें कुछ मसरूफियात हैं, उसके बाद तुम्हें तफसीलात बता दी जाएंगी। मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ ग्रेसन। क्या? ये कि तुम खास तौर से मुझसे एहतराज बरत रहे हो। हालांकि तुम सब यहाँ आमद का मकसद जानते होगे सिवाय मेरे। नहीं मेरे दोस्त, गलत फहमी का शिकार ना हो, तुम्हें भी सूरत हाल बता दी जाएगी। मुझे इजाजत दो, उसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। मुझे जो जगह बताई गई थी वो तकरीबन 8 बाय 10 के फैलाव में थी। यहाँ एक मसहरी पड़ी हुई थी और जरूरियात जिंदगी का थोड़ा बहुत दूसरा सामान। मैंने अपना सूटकेस एक जानिब रख दिया और मसहरी पर बैठकर जूते उतारने लगा। तवील तर समुद्री सफर के बाद खासी थकन महसूस होने लगी थी। जूते उतारकर मैं पैरों की उंगलियां मसल रहा था कि एक दराज कामत लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय के बर्तन थे। मेरा नाम रीटा है। आपकी खिदमत के लिए साथ वाले गार में मौजूद हूँ, मिस्टर एल्बर्ट। मैं खामोशी से उसे देखने लगा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरानी हुई। वह बाहर चली गई और मैं पुरख्याल अंदाज में चाय बनाकर पीने लगा। शाम हो गई। इस दौरान ग्रेसन से मुलाकात नहीं हुई। कोई और भी नजर नहीं आ रहा था। दोबारा बाहर निकलकर देखा तो रीटा को सामने वाले गार में पाया। जब भी मैं बाहर निकलता तो वह सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगती। रात के खाने के वक्त मैंने उसे मुखातिब किया। आपको मेरी निगरानी पर मामूर किया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी मैं कदम रखता हूँ आप सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगती हैं। मुआफ़ी चाहती हूँ, मेरा कुछ और मकसद नहीं था। क्या मतलब? मैं तो सिर्फ इसलिए आपकी तरफ मुखातिब हो जाती हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। कमाल है, मैं तो गलत फहमी का शिकार हो गया। मुझे अफसोस है। आपके सुपुर्द यहाँ क्या क्या काम है मिस रीटा? मैंने आपको मिस गलत तो नहीं कहा। जिन मायनों में आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनमें तो ठीक है, वैसे गलत। मैं नहीं समझा। मेरी शादी नहीं हुई और मैं किसी नाम से मंसूब नहीं हूँ। लेकिन मेरे सुपुर्द जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए मुझे हदायत है कि मैं जिसकी खिदमत पर मामूर हूँ उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँ। ओह, मैं समझा। इस वक्त आप किसकी खिदमत पर मामूर हैं? सिर्फ आपकी? सिर्फ मेरी? और दूसरे लोग? मेरा मतलब है जो मेरे साथ आए हैं, मैंने ताज्जुब से पूछा। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, रीटा ने कहा और मैं वाकई शदीद हैरान हो गया। मैं इन लोगों के लिए काम सी हैसियत रखता था। मिस्टर ग्रेचर जितनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे, उसके तहत दर्जनों लोग उनके लिए काम करते थे और किसी एक आदमी की उनकी निगाह में कोई बड़ी हैसियत नहीं हो सकती थी। फिर मेरे लिए? मैं मिस्टर ग्रेसन से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर ग्रेसन? हाँ, आप उन्हें नहीं जानती? नहीं, अफसोस, मुझे सिर्फ आपका नाम बताया गया है। कोई और जिम्मेदार शख्स है यहाँ? हाँ, मिस्टर फीडर जजीरे के इंचार्ज हैं। तब बराह करम मेरी मुलाकात उनसे करा दो। बेहतर, मैं आपका पैगाम उन्हें दे दूंगी। अगर आपसे मुलाकात की हदायत की गई तो मैं आपको उन तक पहुंचा दूंगी। कब करोगी ये काम? आप हुक्म दें तो अभी। तो बराह करम इसका इंतजाम कर दो, मैंने कहा और वो खामोशी से गर्दन हिलाकर चली गई। मैं खाने में मसरूफ रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वापस आई। मिस्टर फीडर आपसे मुलाकात के लिए तैयार हो गई हैं। जनाब, क्या आप चलना पसंद करेंगे? जरूर, मैंने कहा और फिर मैं रीटा के साथ बाहर निकल आया। गारों और सुरंगों का यह सिलसिला बहुत तवील था। छोटे छोटे गारों के धाने सुरंग के दोनों तरफ बिखरे हुए थे। उनमें रोशनियां नजर आ रही थीं। फिर रीटा एक गार के धाने के पास रुक गई और उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं गार में दाखिल हो गया। यहाँ कई शमादान रोशन थे और एक बड़ी मेज के पीछे मुझे एक शख्स नजर आया। खूबसूरत और स्मार्ट सा आदमी, उम्र 40-45 से ज्यादा नहीं होगी। हेलो एल्बर्ट, उसने बेतकल्लुफी से मुझे मुखातिब किया। मिस्टर फीडर? हाँ, आइए बैठिए, उसने खुश इखलाकी से कहा और मैं उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं उलझन में हूँ मिस्टर फीडर। फरमाइए, मैं आपको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। क्या आपको मेरे बारे में तफसील मालूम है? इस हद तक कि आपका नाम एल्बर्ट है और मिस्टर ग्रेचर ने यहाँ भेजा है। किस मकसद के लिए? यकीन कीजिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको मेरे बारे में कुछ हदायत तो मिली होंगी? हाँ, क्या हदायत हैं? यही कि आपको यहाँ कोई तकलीफ ना हो, आपके आराम का पूरा ख्याल रखा जाए। मुझे यहाँ क्या करना है? सिर्फ आराम। मेरे साथ जो लोग आए थे, क्या वो भी मेरी तरह आराम कर रही हैं? हाँ।
क्या ये उलझन की बात नहीं है मिस्टर फीडर? है तो सही। आप मेरी उलझन रफा करने के लिए क्या कर सकती हैं? अफसोस इस सिलसिले में माजूर हूँ और सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ कि मेरे साथ ताउन करें। कैसा ताउन? वो वक्त पुरसकून गुजारें जब तक आप यहाँ रहें, फीडर ने कहा। काफी चालाक आदमी मालूम होता था। इस जजीरे पर क्या होता है? स्मगलिंग। किस तरह? ये जजीरा आम समुद्री रास्ते से हटकर है। जहाज और लॉन्चें यहाँ से दूर से गुजरती हैं। चुनाचे माल लाने वाले जहाज यहाँ से कुछ फासले पर लंगर अंदाज होते हैं और लॉन्चों से यहाँ माल उतार दिया जाता है। फिर ये लॉन्चें यहाँ जाती हैं और मुनासिब वक्त पर यहाँ से माल ले जाती हैं। ये तरीक़ेकार है हमारा। यहाँ स्टोर्स होंगे? हाँ, बहुत बड़े बड़े ज़मींदोज़ स्टोर्स। ये माल मिस्टर ग्रेचर की मलकियत होता है। शुक्रिया, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ सका कि मिस्टर ग्रेचर मुझसे क्या चाहते हैं और मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाया गया है। आप यकीन करें, अगर मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ रीटा? खिदमतगार तो मैं हूँ तुम्हारी, मुझे बताओ, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक ही खिदमत है रीटा, वो ये कि अब जबकि तुम तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ हो ही गई हो, मेरी मुलाकात जल्द अज जल्द माइकल से करा दो। वो खुद तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन गहरा आदमी है। जरा भी कहीं से जाहिर नहीं होने दे रहा कि उसे तुमसे मुलाकात की कोई जल्दी है। मेरा ख्याल है वो बहुत मोहतात रहकर काम करने का आदी है, लड़कियों के मामलात के अलावा, रीटा ने कहा और हंस पड़ी। मेरे ज़हन में सवालात तो बेपनाह है रीटा, लेकिन जब तुमने मेरा रास्ता रोक दिया है तो फिर मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगा। एक रास्ता है। रीटा अजीब सी निगाहों से मुझे देखती हुई बोली। वो क्या? मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका तो मिले। जाहिर है गुफ्तगू अगर एक ही मौजू पर हो तो थोड़ी बहुत देर के बाद खत्म हो ही जाती है। मैंने गर्दन झुका ली। रीटा उबाश लड़की थी, लेकिन मैं मशरकी माहौल का परवरदा था और आज तक ज़हन में बार बार ये सोचने के बावजूद कि दुनिया की दिलचस्पियों में मुझे भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, मैं खुद को इनके लिए आमादा नहीं कर पाता था। बस अपनी अपनी फितरत की बात थी। सलाबो फितरतन मुझसे मुख्तलिफ था, लेकिन मैं उस माहौल में रंगने का आदी नहीं था। मेरे ज़हन के तारीक तरीन गोशों में कभी कभी रोशनी के चंद नुक्ते जगमगाने लगते और उस वक्त आलिया की शक्ल नमूदार हो जाया करती। गोया अगर जिंदगी में मैं कभी किसी से मुतासिर हुआ था तो वो आलिया थी, और अगर कभी जिंदगी में कोई मौका मिला तो फिर आलिया ही मेरी जिंदगी का साथी बन सकती थी, वरना खामोशी से वक्त गुजारने में कोई हर्ज नहीं था। रीटा थोड़ी देर तक मेरे सामने बैठी रही, फिर बेजार से लहजे में बोली, तो फिर मुझे इजाजत। ओके रीटा, मैंने ठोस लहजे में कहा। आलिया उस वक्त मेरे जहन में आ गई थी और मैं यूं महसूस कर रहा था कि वो मेरे सामने खड़ी हुई है। जाहिर है उसकी शख्सियत को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रीटा पांव पटकती हुई चली गई और मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरी सोच के धार एक बार फिर सलाबों की जानिब मुड़ने लगे। वो यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन किस तरह? बहरहाल वो मुझसे ज्यादा चालाक आदमी था और होना भी चाहिए। कहाँ मैं गांव का एक सीधा सादा देहाती और कहाँ वो जो बेशुमार साइंसी तजुर्बात से गुजरकर एक माफूकुल फितरत शख्सियत इख्तियार कर गया था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो मुझसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आया? उसके लिए तो ये मुश्किल काम नहीं था। बहुत सी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं और फिर मैं आराम करने के लिए लेट गया। जहन कुछ थक गया था। लेटने के बाद नींद आ गई। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। नाश्ते वगैरह से फारिग हुआ। रीटा मौजूद नहीं थी। मैं बाहर निकल आया। फीडर ने मुझे कह दिया था कि जजीरे पर घूमने फिरने पर पाबंदी नहीं, बस सिर्फ चंद पाबंदियां मुझ पर आयद कर दी। मसलन यह कि यहाँ से फरार वगैरह की कोशिश ना करूं। वैसे ताज्जुब की बात थी, ग्रेचर ने अगर मुझे अपने साथियों में मुंतखब कर लिया था तो फिर उसे मुझ पर एतमाद करना चाहिए। फरार वगैरह का तस्वुर उसके जहन में क्यों था? वो ये क्यों समझता था कि मैं यहाँ से निकल जाने की कोशिश करूंगा? मैंने अभी सिलसिले में ज्यादा जहन पर जोर देना छोड़ दिया था। चुनाचे मैं जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करता रहा। बड़ी खूबसूरत जगह थी, लेकिन उस वक्त जब जहन तफक्करात से आज़ाद हो, अगर जहन में तफक्करात जागुज़ी हो तो फिर हर जगह बिल्कुल ही बेकार कही जा सकती है। बहुत देर तक मैं जजीरे पर घूमता रहा और इसके बाद जब मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया तो अचानक मुझे सलाबो नजर आया। उसी हुलिये और उसी मेकअप में था जो माइकल की हैसियत से उसने अपना रखा था। मैं उसे देखकर ठिठक गया। सलाबो एक लड़की के साथ था। लड़की अच्छी खासी शक्ल सूरत की मालिक थी। दोनों हंसते हुए चले आ रहे थे। जदीद फैशनेबल लिबास में मलबूस लड़की ने मुझे देखा और फिर सलाबो को देखने लगी। ओ डियर, कौन है ये? कोई शनासा है? मेरा ख्याल है अगर तुम इजाजत दो तो मैं थोड़ी देर इससे मुलाकात कर लूं। जरूर जरूर। जाहिर है मैं तुम्हें तुम्हारे शनासाओं से मिलने से नहीं रोक सकती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ हो। क्यों भाई? अब तुम खुद समझती हो, अपनी मलकियत को कौन किसी की निगाहों में ला सकता है? अरे, ये कदामत पसंदी की बातें तुमने क्यों शुरू कर दी? तुम तो बहुत फॉरवर्ड आदमी हो, सिर्फ अपनी जात तक। बाकी अपनी मनपसंद लड़की के लिए मैं जरा भी फॉरवर्ड नहीं हूँ, सलाबो ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लड़की बोली और वापस चली गई। सलाबो अपनी जगह खड़ा रहा।
मैं भी खामोशी से उसे देख रहा था। फिर सलाबा मुझे छोड़कर एक बुलंद टीले पर चढ़ गया। टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उससे अतराफ का जायजा लिया जा सके। उसने चारों तरफ देखा और फिर इत्मीनान का गहरा सांस लेकर नीचे उतर गया। हेलो मिस्टर एल्बर्ट, कैसे मिजाज हैं आपके? कुछ नहीं कहूंगा, शिकायत का एक लफ्ज नहीं कहूंगा तुमसे। मेरी जान, शिकायत होनी भी नहीं चाहिए तुम्हें मुझसे, क्योंकि हम दोनों ही हालात के धारे पर बह रहे हैं। इस धारे का रुख कभी बदल जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए अलग भी हो जाते हैं। इसमें भला शिकायत का क्या मौका? जानबूझकर अलग हो जाते हैं, मैंने मुंह टेढ़ा करके कहा। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने कहा न सिर्फ हालात के धारे के रुख पर, और अगर कभी ये रुख कोई गलत सिमत इख्तियार कर जाए तो उसके बाद जाहिर है तुम्हारी अपनी जिंदगी का तो एक मकसद है। तुम तो ऐसी कुव्वतें रखते हो जिनकी बिना पर तुम उनके निर्गय से निकल भी सकते हो और अपने लिए मजीद बेहतर जिंदगी मुंतखब कर सकते हो। बात अगर सिर्फ मेरी है, मेरे दोस्त, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने सिलसिले में किसी भी तौर मजबूर नहीं करूंगा। जब तक हमारे तुम्हारे दरमियान कुरब लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो तुमसे शिकायत करना भी बेमकसद मालूम होता है। सलाबो सलाबो, कैसी बातें करने लगे मेरे दोस्त। इतना अरसा हो गया तुम्हें मेरे साथ, फिर भी तुम मुझे खुद से अलग समझते हो। मेरे यार, जिंदगी हंगामों का नाम है। हम अपने लिए कोई बेहतर सुकून का भी तलाश कर सकते हैं। तुम जानते हो कि अब हमारे लिए सब कुछ मुमकिन नहीं। मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम थक गए हो और आराम करना चाहते हो। अगर ये बात है तो तुम बेफिक्र रहो मेरे दोस्त, इस मकसद के लिए भी काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक ही कहते हो सलाबो, बहुत अरसा हो गया हमें दूसरों के हाथों ठोकरें खाते हुए। अब हमारी अपनी भी एक जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जवानी का ये दौर बहुत मुख्तसर होता है। इस दौर में अगर दुनियावी दिलचस्पियों को पूरी तरह ना देख लिया जाए तो उसके बाद जो ज़वाल का दौर शुरू होता है उसे हम सिर्फ पछतावे का दौर कह सकते हैं। जिंदगी की इन्हीं गहमा गहमियों को तो हम जिंदगी का नाम देते हैं। खतरात अगर बदन को छूते हुए ना गुजरते रहें तो तुम यकीन करो कि खतरे का तस्वुर ही जहन से मिट जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम इंतहाई बहादुर नौजवान हो। आज तक तुमने मुसाइब और हालात का जिस तरह सामना किया है, मुझे कभी भी उसमें कोई कमी नहीं महसूस हुई। पता नहीं क्यों तुम ज़हनी तौर पर इस कदर परागंदा हो रही हो। बाहर तौर तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही जिस तरह इन लोगों का शिकार हुए हैं तुम्हें उसका बखूबी अंदाजा है। फिर अब बताओ, जवाब दो, मेरे इसमें क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारी ही लाइनों पर रहा हूँ। यकीन करो, तुम्हारे गुम होने के बाद मेरे सामने 36 रास्ते आए हैं। अगर मैं चाहता तो खुद को उन रास्तों की जानिब ले जा सकता था। रास्ते तुम तक तो ना पहुंचते, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी और तफरीहात के लिए बहुत ही बेहतर थे। लेकिन मैंने सोचा ही नहीं उनके बारे में। फिर ये शिकायत कैसी? मैं तो तुम्हारे ही रास्ते पर लगा रहा और बिलाखिर तुम तक पहुंच गया। तुम्हारी कमी मैं बुरी तरह महसूस करता रहा हूं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बिल्कुल लुत्फ नहीं आता और यूं लगता है जैसे कोई गहरा साथ छूट गया हो। मैं कभी गैर मौजूद नहीं होता। वक्ती तौर पर अगर हालात हमें एक दूसरे से दूर ले जाएं तो वो मजबूरी है, क्योंकि हमें हालात को भी देखना है। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, फिक्र मत करो। मैं सोच के दो रुख रखता हूँ। मैंने उन दोनों रुखों के बारे में बहुत गौर किया, लेकिन फैसला तुम पर छोड़ दिया था और तुम्हारा फैसला किसी हद तक मुझे मालूम हो गया। ठीक है, अब इन बज़माराइयों से रज़म की जानिब चलती हैं। मैं तुम्हारे जहन में कुछ तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं समझा, अभी मैं कुछ समझाऊंगा भी नहीं। अमली तौर पर कुछ करूंगा तो फिर तुम समझोगे। तुम इस दौरान कहाँ थे? तफसील में जाना बेकार है। बस यूं समझ लो कि जगह जगह तुम्हारी बू सूंघता फिरा और उन्हीं लोगों का आलयकार बना रहा जो तुम्हारा रास्ता जानते थे। मेरे बारे में क्या इल्म है तुम्हें? मैंने सवाल किया। यही कि तुम ग्रेचर के हाथों में पड़ गए। इसमें 100% इत्तफाकात को दखल था। मैंडोलिन का प्रोग्राम यहाँ तक नहीं था। वो एक और रास्ते से तुम्हें यहाँ तक लाना जरूर चाहता था, लेकिन उसमें तुम्हारे जख्मी होने का प्रोग्राम शामिल नहीं था। तुम्हें इल्म है कि मैं जख्मी हो गया था? हाँ, मुझे इल्म है। और उसी वक्त मैंने मैंडोलिन से साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे साथी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी 100% उस पर होगी और इसके बाद उसे उसका नतीजा भुगतना होगा। यहाँ उसने अपनी फितरत के खिलाफ मुझसे कहा कि उसे अफसोस है कि सूरत हाल इस कदर उलझी हुई रही, वरना यह उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं था। उसने मेरे लिए रास्ते मुंतखब किए और बिलाखिर में यहाँ तक पहुंच गया। ये मुसीबत आखिर है क्या? मैंडोलिन, गुरेचर, यूं लगता है जैसे लंदन में सियासी हुकूमत ना हो, बल्कि इन्हीं जेर जमीन बदमाशों की हुकूमत हो, और यही यहाँ के करता धरता हूँ। तुम इन बदमाशों से रिहाई चाहते हो? नहीं, मैं तो अब कुछ भी नहीं चाहता। तुमसे मुलाकात मकसूद थी, हो गई। अब इसके बाद जो कुछ होता है होता रहे। अच्छा, अब शिकायतों के दफ्तर बंद करो। अब ये बताओ कि हमें करना क्या चाहिए? ये ग्रेचर किस किस्म का आदमी साबित हुआ? इंतहाई काबिल एतमाद। अब तुम देखो ना, वो इस तरह मुझे यहाँ जजीरे पर लाया और फिर यहाँ कैद कर दिया गया है मुझे। मैं नहीं समझता कि वो मुझसे क्या काम लेना चाहता है, लेकिन ये कोई तुक की बात है। किसी को कोई अच्छी हैसियत देने की बजाय उसे ये कहा जाए कि अब तुम जजीरे में आ गए हो, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ये क्या बात हुई? गोया मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। जाहिर है मैं किसी ऐसी शक्ल में उसके पास नहीं पहुंचा जो उसके लिए तशवीशनाक होती।
अगर उसका यही सलूक रहा तो फिर उसका साथ देने का क्या सवाल है। इसका मकसद है कि हमें मैंडोलिन का साथ देना चाहिए। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है, लेकिन मामला है क्या आखिर? कुछ समझ में नहीं आया? समझने की कुछ खास जरूरत भी नहीं, बस यूं समझ लो कि वही सारा चक्कर है। इधर मैक्लारो था और उसका एक मुखालिफ, और इधर मैंडोलिन और ग्रेचर हैं। दोनों ही स्मगलर हैं, मुनशियात के ताजिर हैं, पता नहीं क्या क्या हंगामा खेजियां करती हैं। बाहर तो और सलाबो, मेरी तो ख्वाहिश यही है कि थोड़े दिन सुकून से गुजारना चाहो तो ज़रूर गुजार लो, लेकिन इसके बाद उन्हीं रास्तों पर आना पड़ेगा, और यही रास्ते दिलचस्प और दिलकश हैं। यूं बैठने के बाद ज़िंदगी बड़ी सुस्त हो जाती है। अरे तो भाई, तेरी ज़िंदगी में तो चारों तरफ तेज़ रफ्तारी ही तेज़ रफ्तारी है। वो सब कुछ तुझे मिल जाता है जिसका तू ख्वाहिशमंद है। रह जाता हूं मैं बदनसीब, जो कोशिश के बावजूद खुद को इन हंगामों में जब्त नहीं कर पाता। यही तो कमी है तुम में। अगर अपनी ये कमी दूर कर लो तो मेरा ख्याल है तुम्हें जिंदगी में कहीं बोरियत ना हो। ज्यादा बातें मत करो, मैंने परख लिया है अपने आप को। यूं समझ लो कि इस सिलसिले में माजूर हूं और अपनी ये कमी कभी दूर नहीं कर सकता, मैंने जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने फैसला कर लिया कि फिलहाल सिर्फ हालात के रुख पर बहेंगे और इसी में अपने लिए जगह तलाश करेंगे। हाँ, थोड़ा सा सुकून जरूरी है ताकि कम से कम सांस लेने का मौका तो मिल सके। पै दर पै हादसातों वाकयात ने हमें बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। ठीक है यार, बस अब तुम इत्मीनान से यहाँ वक्त गुजारो, देखते रहो कि क्या होता है। अब प्रोग्राम क्या होगा, मैंने सवाल किया। हमें इन लोगों के प्रोग्राम के साथ साथ चलना है, घबराने की जरूरत नहीं, वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, मेरा यही ख्याल है। कैसा वक्त? मैंने कहा ना, तफसीलात मुझे भी नहीं मालूम। मैंडोलिन ने यूं समझो कि अब तक हमें जिस काम के लिए मुंतखब किया था वो हम बखूबी पूरा कर रही हैं, वो हमसे मुतमईन है। अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन थोड़े दिन पहले तक रहा है। उसे इल्म है कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, और उसे यह भी इल्म है कि तुम भी यहाँ तक आ गई हो। ये रीटा क्या मैंडोलिन ही की साथी है? हाँ बिल्कुल, उस पर शक करने की जरूरत नहीं। वैसे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक शिकायत पाई गई है। जहन्नुम में जाए वो, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने जवाब दिया। अच्छा अब ये बताओ कि तुम जिस जगह मुकीम हो वहां मुतमईन हो? हाँ जाहिर है, मुझे घूमने फिरने की आज़ादी है। कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई मुझ पर जो तकलीफ दे हो, इसीलिए मामला चल रहा है। जिंदगी बड़ी तेज हो गई है, मुझे तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। अब यूं समझ लो कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। यार तो अपना कौन है, ये बात भी तो तुम जानते हो, उसने जवाब दिया। फिर मुझसे हाथ मिलाकर आगे बढ़ गया। मैं अपनी जगह खड़ा उसे जाते देखता रहा। बाहर तौर उससे मुलाकात के बाद ज़हनो दिल बिल्कुल हल्का हो गया था और किसी किस्म की उलझन बाकी नहीं रही। चुनाचे मैं भी मुस्कुराता हुआ वापस पलट पड़ा